बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में वीकेंड है, अपना वीकेंड भरपूर प्लान कीजिए। लेकिन प्लान करने का मकसद ये नहीं है कि आप घरों से बाहर निकलें, घर में भी रह के आप अच्छा वीकेंड प्लान कर सकते हैं। अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारिए क्योंकि इससे अनमोल टाइम और कोई नहीं हो सकता। कुछ मौसम की सूरत हाल की अगर मैं बात करूं तो बारिशों की पेशगोई की जा रही है। प्री मॉनसून स्पेल जो है उसका बाकायदा लाहौर में आगाज़ हो चुका है और हब्स भी हम देखते हैं बारिश के बाद हो जाता है। तो अब ये मौसम तो शुरू होने वाला है, मॉनसून का ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। अब इस पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हम देखते हैं वो ये होता है कि बादशाह की कारकर्दगी, मौसम की सूरत हाल ये साथ साथ चलती रहती है। खैर अपडेट्स जान लेते हैं वेदर के हवाले से कि मौसम आज कैसा रहेगा। जुनेद ने हमें ज्वाइन किया। जुनेद बताइएगा शहर का मौसम आइंदा 24 घंटे के दौरान कैसा रहेगा? मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शहर में गर्द आलूद हवाएँ और गरज चमक के साथ जो है वो बारिश होने का इम्कान है, जिसकी वजह से जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और अगर हवाओं की बात की जाए तो आज हवाएं जो हैं वो 20 से 25 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से जो हैं आज चलेंगी, जिससे जो मौसम की शिद्दत है उसको कम महसूस किया जा सकेगा। और दूसरी जानब अगर सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 64% रिकॉर्ड किया गया। और क्योंकि आज शहर का मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद है और शहर में बारिश के भी इम्कानात हैं, जिसकी वजह से शाम में हवा में नमी का तनासब जो है वो 54% तक जाने का इम्कान है। और दूसरी जानब महकमा मौसमियात ने इतवार के रोज़ भी जो है वो शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने के साथ शहर में बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए हैं। ठीक है जी, बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जुनेद आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और मौसम की सूरत हाल आपने हमें बताई। आज की टॉप स्टोरी की तरफ चलेंगे तो लीड स्टोरी डेली सिटी 42 की क्या है मैं आपको बताऊंगी। शदीद गर्मी में लाहौरियों को लोड शेडिंग के झटके और लेस्को रिकवरी में 30% का शॉर्टफॉल। हुकूमती निर्ख नामंजूर, फ्लोर मिल्स का सरकारी गंदम उठाने से इनकार। शहर में कोरोना से 7 मरीज जान बहक। और अगली खबर हमारे पास है जी, डॉक्टर्स को सिंध की तर्ज पर रिस्क अलाउंस दिया जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी। जी तो नाज़रीन ये आज की हमारी टॉप स्टोरीज हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? भट्ट साहब सबसे पहले तो जो कल हमने देखा कि एक इकदाम उठाया गया पैमरा की जानिब से आज़ादी सहाफ़त पर एक और बड़ा जो है वो वार करने की कोशिश की गई है। 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया, कैसे देखते हैं यहाँ पे इस अमल को? देखें, कोई नई चीज़ नहीं है। जब ये हुकूमत बरसरे इक़्तिदार नहीं आई थी एक सियासी जमात की हैसियत से, ये तब भी तनकीद बर्दाश्त नहीं करते थे। अब तो वो हुकूमत में है, अब तो पावर्स है, बेशक नाम नहादी सी लेकिन पावर्स तो हैं कुछ। तो वो उस पावर्स को उस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो उनके खिलाफ बोलेगा उसको दबा दिया जाएगा। वो बेशक बट सब खिलाफ बोलने वाली बात तो एक तरफ, इस तमाम तर कोविड-19 की सिचुएशन में जो मीडिया का किरदार रहा है, मैं खुद जितने भी हमारे हुकूमती ओहदेदारान हैं जिन जिन के इंटरव्यूज़ मीडिया के किरदार को वो सराहते रहे हैं, तो फिर इस तरह के इक़दामात उठाना जहां मुश्किल वक्त में आपका अपना मीडिया इतना ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहा है और उसी मीडिया को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये तो फिर नाइंसाफ़ी है। देखिए नहीं चाहिए ना, उनको नहीं चाहिए। देखिए जो हुकूमत मुल्क डबोने के लिए तैयार बैठी हो, बल्कि वो डबो रही हो, तो उसके लिए चैनल को बंद करना कौन सा इशू है? आप ये देखें ना, वो तो मुल्क को ख़त्म कर रहा है, मुल्क को दुबा रहा है, मुल्क को, यानी कि जो उन्होंने कहा था ना कि सुनामी आएगा, देखिए सुनामी हमेशा तूफान का नाम, तूफान जब आता है तो वो तबाही लेके आता है। आपका ये कहना कि तबाही के बाद बेहतरी आएगी, बेहतरी कौन लाएगा? जो तूफान आया वो तो नहीं बेहतरी लाएगा। तो ये तूफान तबाही ही ला रहा है। मुल्क के इदारों के साथ साथ ये जो चौथा पिलर है मीडिया, उसको ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। जो आवाज़ उठाएगा, मैं आपको बताऊं, ये उसको दबा देंगे।
کسی کے مالک کو اندر دے دیں گے, کسی کے لائسنس معطل کر دیں گے, کسی کے اشتہارات کم کر دیں گے یا بند کر دیں گے. آپ آج ان کے حق میں قصیدہ گوئی شروع کر دیں, سب کچھ اچھے کی رپورٹ آپ دیکھیں, آپ کے اشتہارات بھی اچھے ہو جائیں گے, آپ گڈ بکس میں بھی آ جائیں گے, آپ کو بلایا بھی جائے گا, آپ کو چیزیں بھی دی جائیں گی, آپ کا لائسنس بھی معطل نہیں ہوگا. تو پھر وہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ جی صحافت آزاد ہے اور ہم نے میڈیا کو ہر طرح سے آزادی دی ہے, پھر وہ لگانا بند کر دیں. جو یہ نعرے لگاتے ہیں اس کے اگینسٹ یہ سب کچھ کرتے ہیں. دیکھیں یہ سیاسی نعرے ہوتے ہیں. پرویز مشرف کے دور کے اندر میڈیا کا بوسٹ آیا. پرویز مشرف صاحب کے خلاف کیا کچھ نہیں میڈیا نے لکھا, کیا کچھ نہیں دکھایا, آپ مجھے بتائیں, لیکن انہوں نے میڈیا کے اوپر قدغن نہیں لگائی. ایسے ہی ہے. نواز شریف کے دور کے اندر بھی یہی ہوتا رہا, لیکن انہوں نے کچھ قدغنیں لگائیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا دور آپ دیکھیں, پیپلز پارٹی کے دور کے اندر آصف علی زرداری صاحب کے خلاف, پیپلز پارٹی کے خلاف کیا کچھ نہیں چھپا, کیا کچھ نہیں دکھایا گیا, لیکن انہوں نے بھی قدغن. تو پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ اس حکومت نے جہاں ہر میدان میں اپنی مثال قائم کی ہے, یہاں پر بھی اپنی مثال قائم جی بالکل کامیابی کے جھنڈے گاڑیں گے وہ جانے سے پہلے, فکر نہ کریں ایسے سے جھنڈے گاڑ. میں نے تو آپ کو سمپل بات کی کہ جو ملک کو ڈبو رہا ہے اس کے لیے میڈیا کس کھیت کی مولی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. خیر اسی حوالے سے ایک اہم خبر بھی شامل کر لیتے ہیں, اور بریکنگ نیوز ہمارے پاس یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی جانب سے 24 نیوز کا لائسنس معطل کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے. اپوزیشن لیڈر کی جانب سے مذمت کی گئی ہے اور 24 نیوز پر آزادی صحافت پر وار یہ کیا گیا ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا ہے 24 نیوز نے ہمیشہ مثبت انداز میں صحافت کی, میڈیا ریاست کا اہم ستون ہے, اقدامات قابل مذمت ہیں. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی جانب سے یہ رد عمل سامنے آیا ہے. آزادی صحافت معاشرے کی بہتری کے لیے انتہائی ضروری ہے, شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی جانب سے 24 نیوز کا لائسنس معطل کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے. خیر ان دا اینڈ میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ بٹ صاحب ہم اس طرح کی چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اپنا کام جو کہ انتہائی ایمانداری کے ساتھ ہم لوگ جاری رکھتے ہیں, اپنا فرض سمجھ کر کرتے ہیں, یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. ہم متحد ہیں, یہ چیزیں ہمیں اس طرح سے ڈرانے والی نہیں ہیں. آج کی پہلی خبر کی طرف چلتے ہیں. شدید گرمی, لاہوریوں کو لوڈ شیڈنگ کے جھٹکے اور لیسکو کی ریکوری میں 30% کا شارٹ فال. شدید گرمی, اور یہ اس چیز کی گواہ میں ہوں کیونکہ ہمارے اپنے گھر رات کو ہر 1 گھنٹے بعد لائٹ جا رہی تھی اور 1.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جس کا کوئی پلان نہیں تھا. کیا کریں گے لوگ؟ دیکھیں سب جگہ پہ چٹکے ہی مارن لگے, ادھروں کھچا ادھر چٹکا. گورنمنٹ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا لیسکو نے اعلان کیا پچھلے ہفتے کہ جی ہمارے پاس سرپلس بجلی ہے, لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. اگلے دن ہی لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہو گئی. اور لیسکو کی طرف سے تو ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ پھر اعلان کر کے لوڈ شیڈنگ کریں کہ کون کون, اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی میکینیکل فالٹ آ جاتا ہے کسی علاقے میں, اس وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. یہ ایکچولی جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ وہ نہیں ہے. نہیں تو میری اگر فالٹ آ گیا تو کیا فالٹ اتنا لمبا ہو گیا کہ 1 ہفتے کے اندر وہ فالٹ ہی دور نہیں ہو رہا. آپ گریڈ سٹیشن بند کر رہے ہیں. اصل میں نا یہ جھٹکے کسی اور جگہ پہ دی جا رہے ہیں, بیچارے لیسکو کا قصور نہیں ہے. یہ اسلام آباد سے جھٹکے آ رہے ہیں. جو میں نے جراثیم پکڑے ہیں نا وہ جراثیم اسلام آباد سے چلے ہیں. اب وہ پورے ملک کو اپنی لپیٹ کے اندر لے رہے ہیں, اور وہ جراثیم کرونا کے بعد نا یہ زبردست جھٹکے آپ کو 1-2 مہینے یہ دیتے رہیں گے تاکہ آپ ذرا نا وہ سہولت پسند نہ ہو جائیں. گرمی کے اندر آپ کا پسینہ نکلے گا, آپ تھوڑا سا آپ بھی جھنجھلائیں گے, دماغ بھی خراب ہوگا, پھر جو زبان پر آئے گا وہ کریں گے. یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. یہ لوڈ شیڈنگ وہ والی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, یہ اسلام آباد کی لوڈ شیڈنگ ہے جو آپ کو اسپیشلی لاہوریوں کو دینا بڑا مقصود ہے کہ لاہوریے جو ان سے ہیں وہ دیکھیں نا, کسی جگہ پہ آپ لاہوریوں کو جاہل قرار دے دیتے ہیں, کسی جگہ پہ آپ جھٹکے مارنے شروع کر دیتے ہیں, کسی جگہ پہ آپ پروجیکٹ روک دیتے ہیں. سارا مدعا آپ یہ دیکھیں لاہور کے اوپر فوکس کیا گیا ہوا ہے. پورے ملک کا تو ہے ہی ہے, لیکن پھر مجھے یہ بتا دیں, جب ہم نے ایک دن میں 8-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھگتنی ہے, بل بھی ہمیں نے زیادہ پے کرنے ہیں, مہنگائی کا بھی سامنا ہمیں ہی کرنا پڑنا ہے, کہاں چلی جائے عوام؟ عوام کہیں نہیں جائے گی, عوام یہیں پر رہے گی. عوام نے کہاں پہ جانا ہے؟ عوام بیچاری اپنے مسائل سے نہیں نکل پا رہی, آپ اس کو نکلنے ہی نہیں دے رہے ہیں. مجھے تو وہ سٹوری اور وہ تصویر یاد آ رہی ہے
کہ کتنی ڈھٹائی کے ساتھ ہمارے ایک منسٹر صاحب نے انرجی کے منسٹر ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے تعریفی سند لی کہ جو بجلی کے پروجیکٹس ہیں اس کے اندر سے کتنا فائدہ ہوا ہے اور کتنے بجلی جو ہے ہم نے کنزپشن کی ہے. یہ تقریباً کوئی 2 سے 3 ماہ پرانی بات ہے کہ جو بجلی کے پروجیکٹس لگائے گئے تھے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس اب وافر مقدار میں ہے اور نہیں ہوگی. یہ بجلی کے پروجیکٹ کس نے لگائے تھے؟ آپ کو اپوزیشن کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کم از کم آپ کو ان کے اچھے کاموں کو بتانا چاہیے. یہ انہی کے لگائے ہوئے پروجیکٹس ہیں. بجلی ہمارے پاس وافر ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ کہنا کہ نہیں ہے بجلی ہمارے پاس ہے لیکن چونکہ ہم نے دینی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں ریٹ آج کل بجلی کے بس سب لوڈ مینجمنٹ کا بہانہ کر دیا جاتا ہے نا. گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور پھر طلب و رسد کا ڈیفرنس بتا دیا جاتا ہے. عوام کو ان چیزوں سے کیا لینا دینا ہے؟ چلیں عوام لوڈ شیڈنگ کا سامنا بھی کر لے گی. جب بل زیادہ آئیں گے وہ پھر کس مد میں آ رہے ہیں زیادہ؟ جب سارا دن آپ کے گھر لائٹ ہی نہیں ہے تو بل آپ کو کس مد میں آ رہے ہیں؟ کوئی یہ بتا دیں ہمیں. سر پہلے مجھے بتائیں لوڈ مینجمنٹ کس چیز کا؟ 7 بجے آپ مارکیٹیں بند کروا دیتے. کتنے عرصے سے مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں؟ 3-4 ماہ تو ہو گئے ہیں بالکل ایسے ہی. چلے میں 3 ماہ کہہ دیتا ہوں, میں 100 دن بھی نہیں کہتا ہوں, 3 ماہ 90 دن سے آپ مارکیٹیں 7 بجے اس سے پہلے صاحب ان سوالوں کے جوابات سپرا صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ہم انہی سے مانگ لیتے ہیں. سپرا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. لاسٹ ٹائم مجھے پتا ہے ہم نے جب لوڈ شیڈنگ پہ آپ کا ٹیلی فونک بیپر لیا آپ نے کہا یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, یہ کچھ میکینیکل خرابی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مختلف علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی معطل رہتی ہے. اب یہ جو میں اپنی مثال آپ کو دے رہی ہوں کہ ہمارے گھر رات 1 گھنٹے بعد لائٹ جا رہی تھی. اب یہ کیا ہے؟ یہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کیوں جو ہے لوگوں کو پریشان کر رہی ہے؟ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور پھر ہم اگر یہ کہیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ آپ ہی بتا دیں. دیکھیں میں نے بالکل نہیں کہا کہ یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے یا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. یہ بالکل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے. شاید آپ میری بات سمجھی نہیں تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ جب سسٹم ٹرپ ہوگا اور ٹیکنیکل فالٹس آئیں گے تو اس کے بعد آپ کو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کرنا پڑے گی سسٹم کو اسٹیبل کرنے کے لیے. تو یہ حقیقت میں ہی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے. کہیں پہ 15 منٹ لائٹ آ رہی ہے پھر 45 منٹ نہیں آ رہی, کہیں پر 1 گھنٹہ آ رہی ہے پھر 2 گھنٹے نہیں آ رہی. تو یہ فورس لوڈ شیڈنگ اسی کو کہتے ہیں. سپرا صاحب یہ جو ٹیکنیکل فالٹ ہے مجھے یہ بتا دیں 1.5 گھنٹہ لائٹ جا رہی ہے پھر آپ کے پاس آدھا گھنٹہ لائٹ آتی ہے جس کے بعد 1.5 گھنٹہ پھر, تو یہ سب ٹیکنیکل فالٹ ہی ہے یا پھر یہ جان بوجھ کے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں بڑا میں آپ کو کلیئر بتاتا ہوں کہ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کا سسٹم ہے 220 kV کا. ان کے ہمارے پاس سرکٹ ہیں, بند روڈ ہے, اس کے بعد وابدہ ٹاؤن, غازی, نیو کوٹ لکھپت, راوی, شالامار, یہ ہمارے پاس سرکٹ ہیں جہاں سے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی فیڈ ہوتی ہے. ان کے 132 kV کے گریڈ اسٹیشن نکلتے ہیں. کل کی جو آپ نے ذکر کیا آپ کا علاقہ وہ شامل تھا اس میں, چونکہ بند روڈ جو گریڈ اسٹیشن تھا 220 وہاں پہ مینٹیننس ہوئی, وہاں پہ فنی خرابی پیدا ہوئی اور تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے لیے لکھپت جو گریڈ تھے جس میں سید پور گریڈ تھا, سبزہ زار اور گلشن راوی گریڈ اسٹیشن ان کو بند رکھا گیا اور اس کے بعد ان کو چلایا گیا. جب چلایا گیا تو پھر اسٹیبل نہ ہوا. اس کی وجہ کیا ہے کہ گرمی ہے شدید, اس کے بعد صارفین کی بجلی کا استعمال زیادہ کیا جا رہا ہے, جنریشن کا گیپ آ رہا ہے. اگر جنریشن آپ این ٹی ڈی سی کا جو سسٹم ہے یا لیسکو کا جو سسٹم ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کرتا, وہ اوور لوڈ ہے. جب اوور لوڈنگ ہوگی تو یہ آپ کا کلیئر کٹ فیصلہ ہوتا ہے انجینئر صاحب, آپ سسٹم کی فریکوینسی کو بیلنس رکھنے کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ کو فورس لوڈ شیڈنگ کریں. صارفین اس سے نہیں ہوتا کہ صارفین کو تو بجلی چاہیے, صارفین کو یہ نہیں ہے کہ سسٹم اوور لوڈ ہو رہا ہے یا ٹیکنیکل فالٹ آ رہا ہے یا آپ کے پاس جنریشن نہیں ہے, ان سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ حالات یہ ہو رہے ہیں کہ این ٹی ڈی سی کا سسٹم افورڈ نہیں کر رہا, لیسکو آگے اس کو اسٹیبل نہیں کر پا رہی اور لوگ 3 دن سے مسلسل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا شکار ہو رہے ہیں. اور دوسری جانب منسٹری کی جانب سے ہمیں بار بار یہ موقف دیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جنریشن پوری ہے, ہمارے پاس زیرو شارٹ فال ہے. بھائی شارٹ فال اس وقت زیرو جو ہے اس کو ہم کر سکیں گے جب آپ کو پوری بننے والی جو بجلی ہے وہ صارفین تک پہنچا سکیں گے. بالکل آپ کا سسٹم اس کو پہنچانے میں ناکام ٹھہر رہا ہے تو اس کے بعد آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جنریشن پوری ہے. بات ہے کہ سسٹم کی اپگریڈیشن نہیں ہوئی, اس کی بنیاد پر آج ہمیں یہ ہے جو ہمیں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. صحیح. سپرا صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا یہ جو گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کے باوجود بل زیادہ آنا یہ کیا جواز ہے, یہ بھی ہمارے ناظرین کو ذرا سمجھا دیجیے. دیکھیں بجلی
की कीमत में इजाफा हुआ, 18 रुपए वाला जो यूनिट है आपका, उसको आपने टैक्स इस तरह लगाया कि वो 18 रुपए से लेकर 30 रुपए तक चला गया। जो 12 रुपए वाला हमारा यूनिट था, आपने उसका टैक्स मार की, वो आपके 15.5 रुपए फी यूनिट के हिसाब से चला गया। आपने बिजली की कीमतें बढ़ा दी। फिर साथ में क्या हुआ, इस वक्त मैं एक दफा आज फिर पब्लिक को बता देता हूँ, कंज्यूमर्स को, कि आने वाले दिनों में तैयार रहिएगा कि अब हम जो बिजली ले रहे हैं और जो हम कह रहे हैं कि हमें बिजली मिल रही है, तो ये फर्नीचाइल से बनाई जा रही है। ये आने वाले माह सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जब हमें फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आपने इतने पैसे देने और इतने रुपए हमने बढ़ा दिए, ये वही हालात होंगे। एक तरफ आपने बुनियादी टैरिफ को तब्दील किया, उस पर टैक्सेस लगाए, दूसरी तरफ आप फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपया, 2 रुपया, 1.5 रुपया आपकी यूनिट के हिसाब से बढ़ाएंगे, तो इस तरह बिल ज्यादा भिजवाए जाएंगे। हाँ, एक और होता है वजह, मैं आपको बताता हूँ, सिस्टम ट्रिक्स होता है। आपने लोड शेडिंग की, लोड शेडिंग जब फोर्स लोड शेडिंग होती है तो लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते, लोग गैर यकीनी सूरत हाल में चले जाते हैं कि जैसे ही बिजली आएगी वो अपने एसी भी चला लेंगे, अपनी मोटर भी चलाएंगे, पानी भी भरेंगे, अपनी वॉशिंग मशीन भी, सब चीजें जो अप्लायंसेस, बिल्कुल, ये तो हर घर की कहानी है, ऐसा ही होता है। अच्छा, सिस्टम पर बोझ पड़ेगा, अफोर्ड नहीं करेगा, वो ट्रिप कर जाएगा, ये नुकसान हो रहा है हमें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बट साहब, फिर आप लोड शेडिंग भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। लोड शेडिंग भी होगी और गैर एलानिया लोड शेडिंग भी होगी, और किस किस मद में आपको बिल ज्यादा आने हैं, ये भी सिप्रा साहब ने क्लियर है। देखें ना, मुझे अच्छी तरह याद है, अगर रिकॉर्ड निकलवाएं, जब हम जेल रोड ऑफिस में थे तो मैं उस वक्त प्रोग्राम में बैठ के ये कहता होता था कि इन्होंने जो बिजली का यूनिट है वो 30 रुपए से ऊपर ले जाना, मेरा रिकॉर्ड पर मौजूद है, और आप ये देखें ये वहीं पर बिल्कुल ले जाया जा रहा है, उसी जगह पे ले जाया जा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि 18 रुपए वाला यूनिट जिस तरह सिप्रा साहब बता रहे हैं कि वो 21 रुपए 22 रुपए में जा रहा है, आप मुझे बताएं लोग पे भी पूरा कर रहे हैं, उनको बिजली भी नहीं मिल रही है, जहनी अजियत उनको अलग दे रही है। क्या इस हुकूमत के 1.5 साल के दौर के अंदर किसी भी जगह को आवाम को किसी जगह पे जहनी तौर पर किसी जगह पे सुकून मिला? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देख ले उठा के। बट साहब, हमें तो आगे भी कुछ होता सही नजर नहीं आ रहा। तो आप 1.5 साल की 2 साल की बात कर रहे हैं, आवाम को तो आगे भी कोई बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। खैर, ये तो बिजली की सूरत हाल थी। अब आवाम के लिए महंगाई की हम बात करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने बात की, लेकिन बार बार एक ही चीज हमारे सामने आती है, महंगा आटा, महंगी चीनी, इसके बावजूद भी गायब। ऐसा क्यों है, इस पे बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और अभी एक अहम खबर शामिल कर लेते हैं और आपको बताएंगे कि तर्जुमान नून लीग की 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। 24 न्यूज़ का मौक़िफ़ सुने बगैर इसे ऑफ एयर करना जुल्म है, और मरियम औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया है, वो मज़ीद ये कहती हैं कि हुकूमत जिन कांधों पर बैठ कर आई उन्हें ही काट रही है। मीडिया सनत तबाह करने के बाद मजीद बेरोजगारी फैलाई जा रही है। मरियम औरंगजेब की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है, और नए पाकिस्तान में फस्ताई सोच और हथकंडे उरूज पर हैं। तर्जुमान नून लीग की जानिब से यह भी कहा गया, बेरोजगारी के सुनामी में 24 न्यूज़ की बंदिश से इजाफा किया जा रहा है। मरियम औरंगजेब की जानिब से इस इक़दाम पर इन ख्यालात का इजहार किया गया है। जबकि दूसरी जानिब पंजाब असम्बली से खबर आपको दे देते हैं, जहां पर करारदाद जमा कराई गई है। 24 न्यूज़ के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई पर पंजाब असम्बली में करारदाद जमा कराई गई है। लीगी MP कंवल लियाकत एडवोकेट ने करारदाद असम्बली में जमा कराई है। हुकूमती इकदाम सख्त ज्यादती और इंसाफ के खिलाफ है। करारदाद का ये मतन है। मजीद करारदाद में यह भी कहा गया है कि ईवान 24 न्यूज़ की यकतरफा कार्रवाई की मजम्मत करता है। 24 न्यूज़ की करारदाद फौरी बहाल की जाए, ये मुतालबा किया गया है। जी तो नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, हुकूमती निर्ख नामंजूर, फ्लोर मिल्स का सरकारी गंदम उठाने से इनकार। अब फ्लोर मिल्स ने इनकार कर दिया है, और ये कहा जा रहा है उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये है कि हुकूमती निर्ख वो जो है मानने को तैयार नहीं है। बट सब क्या कहेंगे आप इस मौक़िफ़ पे? मैं ना आज अपना चश्मा नहीं लेके आया, मैं अंधा हुआ हूँ। मैं खबर पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पढ़ी। मैं
میں نے سوچا, میں نے کہا چلیں آج چشمہ نہیں ہے, خبر نہیں پڑی جائے گی, تو کچھ اچھا میں بتا دوں گا لوگوں کو. اچھا میں بتا دوں گا, لیکن آپ نہیں چاہتی ہیں کہ میں کوئی حکومت کی تعریف کروں, وہ برا ہی میں نے بتانا ہے, یعنی کہ باوجود میں اپنی صاحب آپ کو کچھ اچھا نظر ہی نہیں آئے گا مجھے اچھا, میں وہی دیکھنے کی کہ میں چاہ رہا تھا کہ آج میں اندھا ہی رہوں ایک طرح سے. دیکھیں چشمہ نہیں ہے تو میں اندھا ہی ہوں, پڑھا ہی نہیں جا رہا, تو میری کوشش تھی کہ مجھے یہ جو ہے نا لکھا ہوا فلور ملز کا سرکاری گندم اٹھانے سے, صاحب یہ آپ کو چشمہ نہ ہونے سے الفاظ کا ہیر پھیر بالکل نہیں ادھر ہوگا. میں سوچ رہا تھا کاش یہ میں الٹا پڑھ لوں کہ گندم اٹھا رہی ہے فٹافٹ اور آٹا سستا ملے گا وغیرہ, لیکن اس کے باوجود آپ باز نہیں آ رہی ہیں. اصل میں نا گورنمنٹ کے خلاف جو آپ بات کرواتی ہے نا وہ آپ کرواتی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی والوں, میں نہیں کروا رہا ہوں, میری اینکر میرے سے کرواتی ہے. بٹ صاحب یہ حقیقت جو ہے ہم بیان کرتے ہیں, لوگوں کی یہی جو ہے ہر روز کی دعائیاں ہیں جو ہم یہاں بیٹھ کے بیان کر دیتے ہیں. اگر کچھ اچھا ہوگا تو ضرور, یہ بھی میرا آپ سے بھی پرومس ہے, ہماری عوام سے بھی, ہم وہ بھی ضرور دکھائیں گے. پر اچھا ہو تو صحیح نا. دیکھیں نا چشمہ رکھنے کے باوجود کچھ اچھا نہیں دکھائی دے رہا, دھندلا نظر آنے کے باوجود جو ہے وہ وہی دکھائی دے رہا ہے کہ جو کر رہے ہیں, گراؤنڈ ریالٹی ہے, گراؤنڈ ریالٹی ہے. آپ نے کہا 850 روپے کا 20 کلو کا تھیلا ملے گا. آپ یقین کریں جب یہ سٹوری آئی کابینہ کی اجلاس کی, اس کے اندر یہ بھی تھا جی کہ ہم سبسڈی جو ہے وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے کہ ہر ایک نہیں وہ لے سکے گا. اچھا وہ بظاہر ایسا ہی لگا کہ سستا کیا گیا ہے, لیکن اللہ بھلا کرے ہمارے اسائنمنٹ ایڈیٹر کا نعیم گیلانی صاحب کا اور حسن صاحب کا جو کامرس کی بیٹ کرتے, انہوں نے سمجھایا کہ نہیں, آٹے کی قیمت پہلے کچھ اور تھی, یہ انہوں نے سستا نہیں کیا, یہ انہوں نے ٹیکنیکلی ورڈز کھیلے ہیں اور آٹے کی قیمت بڑھی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے گمکس ہیں. پنجاب حکومت کا بڑا اقدام, آٹا 850 روپے 20 کلو کا تھیلا ملے گا. ہیرا پھیری کر کے تو کریڈٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں بھی خوش ہو گیا, میں نے کہا یار سستا ہو گیا. لیکن دیکھیں ان دونوں کا کریڈٹ کہ ان دونوں نے ایک چیز بتائی, آپ الفاظوں کی ہیرا پھیری کر کے کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں سبسڈی جو ہے, سبسڈی جو گندم کے اوپر بھی ٹارگیٹڈ گندم دی جائے گی, ان لوگوں کو دی جائے گی جو سرکاری نرخ نامے پہ فروخت کریں گے. آپ مجھے بتائیں کون اٹھائے گا؟ اس کے بعد آٹے کا بحران شدید نہیں ہوگا تو آپ مجھے بتائیں اور کیا ہوگا؟ دیکھیں روٹی ہر ایک نے کھانی ہے, روٹی اس نے بھی کھانی ہے جو 10 روپے کما رہا ہے, روٹی اس نے بھی کھانی ہے جو 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہے. لیکن مشکل کہی جا رہی ہے نا, اب جہاں پر فیملیز بڑی ہیں, لوگ کس طرح سے افورڈ کریں گے, قوت خرید ان کی نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے آپ باقی ضروریات زندگی پر کہیں نہ کہیں لمیٹیشن لے کر آ سکتے ہیں, اپنی چیزوں کو محدود کر سکتے ہیں. اب آپ اپنے بچوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ نے 2 روٹیاں جہاں کھانی ہیں آپ 1 کھائیں, کیونکہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے, کیونکہ آپ کا جو سٹاک تھا 1 ہفتے کا وہ اب آپ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں, آپ کم آٹا لے کر آ رہے ہیں. اب یہ چیزیں کیا لوگوں کو تو فاقوں کی طرف لے کر آیا جا رہا ہے نا بٹ صاحب. فاقوں کی طرف لایا نہیں جا رہا, فاقوں پہ آگے ہیں. دیکھیں آپ کی چینی, اگلی خبر پہ آپ نے بھی چینی پہ بھی آنا ہے. آپ کی چینی نہیں مل رہی جو آپ نے سرکاری نرخ پہ آپ نے کی. چینی مافیا جو تھا وہ تو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا بیٹھا جہاز سے بیٹھا انج کر کے نکل گیا ہے, 2 ہفتے اندر کہہ کے گیا, مہینہ ہونا آ گیا جی. یعنی کہ چینی, یعنی کہ اشیاء خور و نوش کی کوئی بھی اشیاء جو ہے, کوئی بھی چیز جو ہے وہ سستی نہیں مل رہی ہے. آپ سستا کیا دے رہے ہیں؟ آپ سستا کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں. آپ نے ایون کہ کرونا بھی مہنگا کر دیا ہے. ایسے ہی آپ نے کرونا بھی مہنگا, پہلے تو وہ مفت میں مل رہا تھا نا, اب تو وہ بھی مہنگا ہو گیا ہے. ان تو لوگ کی لین لگے بھی ڈر دینے کہ یار ٹیسٹ کران جاؤں گے تو 6,500 روپیہ ٹیسٹ کا دینا پڑے گا, 8,500 روپیہ ٹیسٹ کا دینا پڑے گا, اس پہ خطبار میں آئیں گے. دیکھیں عوام کی زندگی آپ اجیرن کر رہے ہیں اور آپ بڑے سکون کے ساتھ اپنے محلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کے پاس وافر پیسہ ہے, ہر چیز وافر ہے آپ کے پاس. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ آٹے کی قیمت ہے کیا, مارکیٹ میں کس طرح سے مل رہا ہے, لوگ کس طرح سے خرید رہے ہیں, ان چیزوں کا تو بٹ صاحب کسی کو علم ہی نہیں ہے. سر اس تپتی دھوپ کے اندر آپ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اس چیز کا انتظار کریں. ایک مزدور جب اس چیز کا انتظار کرتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد مجھے کوئی لینے کے لیے آئے گا, میں جا کے اس کے ساتھ مزدوری کروں گا, وہ 600 روپیہ 500 روپیہ میرے ہاتھ پہ رکھے گا اور میں اس کا آٹا لے کے جاؤں گا, میں اپنے بچوں کے لیے کوئی دال روٹی کوئی چیز لے کے جاؤں گا. لیکن جب 500 روپیہ اس کی ہتھیلی پہ آ جاتا ہے اس گرمی کے اندر پسینہ بہانے کے بعد, اور جب وہ مارکیٹ کے اندر کسی دکان کے اندر آٹا لینے کے لیے جاتا ہے اور اس کو یہ کہا جاتا ہے
भाई जान 500 रुपए का आटा नहीं आ सकता, दाल भी नहीं आ सकती, आप मुझे बताएं उसका क्या हाल होगा। इनको इस चीज़ का एहसास नहीं है, क्योंकि इन्होंने फुटपाथ के ऊपर बैठ के, किसी दुकान के ऊपर बैठ के, किसी दफ्तर के पंखे के नीचे, गर्म हवा के नीचे बैठ के नौकरी नहीं की है, मजदूरी नहीं की है। इनको एहसास नहीं है लोगों का। अगर इनको एहसास हो तो मैं आपको बताऊं ये चीजें कभी भी महंगी ना हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर हम मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे जिनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमती निर्ख नामंजूर हैं और गंदम उठाने से इनकार कर दिया है। इस टाइम टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब अब्दुल रऊफ मुख्तार साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे बताइएगा, आपका मुतालबा ये है कि हुकूमती निर्ख आप मंजूर नहीं करेंगे और आपने गंदम उठाने से इनकार भी कर दिया है। क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं, क्यों आपसे मामला तय नहीं हो पा रहे, कौन सी ऐसे आपके मुतालिबात हैं जो नहीं माने जा रहे हैं? जी थैंक यू जी, शुक्रिया। ये हमारे जो 3 मुतालबात थे, या बेसिकली तो हमारी सारी बातें इनसे सेटल हो गई थी कैबिनेट की मीटिंग से पहले। हमारी सीनियर मिनिस्टर साहब से भी बात हुई थी और सेक्रेटरी फूड और डायरेक्टर फूड से भी बात हुई थी। बेसिकली इन्होंने 3 चीजों में फर्क डाला। एक तो इन्होंने जो हमारा रेट था 863 रुपए बनता था, जो हमारा कई सालों से अप्रूव है, कि जो वीट का रेट है 20 kg वीट का रेट है, उसके ऊपर हमारे 100 रुपीज ग्राइंडिंग चार्जेस है, जिसमें हमारा वो बारदाना भी होता है, हमारे टोटल एक्सपेंसेस होते हैं उसमें। उसको इन्होंने ना कम कर दिया, 863 बनते थे 1475 के हिसाब से, उसको इन्होंने 850 कर दिया। दूसरा, हमारी एक्सपेंशन रेशो जो थी वो इनके साथ डिसाइडेड थी कि 60% आटा और 40% फाइन और चोकर। उन्होंने इसको भी 75% कर दिया आटा, जिससे आटे की क्वालिटी में फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि हमने तो सारा साल काम करना है मार्केट में, लोगों की जो ईटिंग हैबिट है वो चेंज हो चुकी है, वो वाइट आटा मांगते हैं। तीसरी बात, जो सबसे अहम बात है, इन्होंने जो हमारा वीट का कोटा है पर बॉडी के हिसाब से पॉपुलेशन बेस कर दिया है। उसमें बहुत सारे हमारे इजला जो हैं उनका 4 बोरी पर बॉडी कोटा बन रहा है, 5 बोरी पर बॉडी कोटा बन रहा है, जो कि पर डे का कोटा एक मिल का 40 से 50 बोरी बनता है। हम कह रहे हैं कि 40 से 50 बोरी तो आधे घंटे की उसकी प्रोडक्शन है, तो वो मिलें किस तरह चल रही हैं। हमने कहा था कि आपने 15,000 टन का इशू करना है, ओके 15,000 टन का इशू करें, आप एक लोअर कैप लगा दें कि कम से कम 20 बोरी पर बॉडी, 15 बोरी पर बॉडी या 25 बोरी पर बॉडी फी मिल को दें, ताकि मिलें चलने के काबिल हो जाएंगे। क्योंकि पिछले सालों की निस्बत इस साल फर्क है। इस साल इन्होंने फ्लावर मिल को वीट लेने नहीं दी, वीट चली गई लोगों के प्राइवेट हाथों में और उन्हें पैसे बनाए हैं। पिछले साल हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में 20 लाख टन वीट स्टॉक थी, जिसमें 14 लाख टन सिर्फ फ्लावर मिल के पास थी। अभी हमारे पास 0 स्टॉक है और मार्केट में वीट जो है वो अवेलेबल नहीं है। अब एक इन्होंने जो पॉपुलेशन बेस किया है, वो जो वाजिद रियाज साहब की रिपोर्ट है, उन्होंने लिखा था कि कोटा पॉपुलेशन बेस पे हो। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन को लें, इन्होंने सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन को लिए। क्या अब हम जो रूरल पॉपुलेशन है, जो लोग देहात में रहते हैं, उनको आटा नहीं मिलेगा, ये सस्ता आटा या जो फ्लावर मिल बनाएगी? क्योंकि हमारे पास तो वीट अवेलेबल ही नहीं है। जो इम्पोर्ट होके आनी है वो भी महंगी पड़ रही है, अभी उसके भी खाता खा सौदे नहीं हुए। ठीक, अब्दुल रऊफ साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें, अगर ये आपका मुतालिबा नहीं माना जाता, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हुकूमती निर्ख आपको मंजूर नहीं है, आपका अगला लाहे अमल क्या होगा? देखें, हमारा तो हमने तो जो कल अनाउंसमेंट की है अपनी मुशावरत, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था। मार्केट में जो वीट हमें जिस रेट पे अवेलेबल है उस पे हम अपने ग्राइंडिंग चार्जेस डालकर उसको मार्केट में दे रहे हैं। जैसे साउथ में वीट थोड़ी सस्ती है, लाहौर में तो मुनासिब रेट है और पिंडी में ज्यादा रेट हो जाता है। जहां जहां जो वीट का रेट है उसके साथ हमारे 100 रुपीज पर 20 kg चार्जेस है और हम वो सेल कर रहे हैं। जब तक हमें वीट जितनी मिलती रहेगी हम अपना आटा देते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बट साहब, कैसे देखते हैं इनके मौक़िफ़ को? देखिए, अब इनका अपना मौक़िफ़, हुकूमत की अपनी हटदर्मी, बीच में कौन पिस रहा है? वो देखिए, वो कह रहे हैं कि कैबिनेट मीटिंग से पहले सारा कुछ डिसाइड हो गया था, अब कैबिनेट मीटिंग के जाके सारा कुछ हो गया। बिल्कुल। अब इशू ये है कि ना तो उनको कोई इशू है, उनके पास भी अपने दाने पूरे हैं, हुकूमत के पास भी अपने दाने पूरे। बात आपकी ठीक है, पिसना किसने है इसके अंदर? पिसना आपने है, मैंने है, गरीब ने है, वो थड़े पे बैठा, फुटपाथ पे बैठा मजदूर है, जिसने रात को अपने बच्चों के लिए रोटी लेके जानी है।
तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। फिर आप कहते हैं कि करप्शन बढ़ गई, फिर आप कहते हैं कि चोरी डकैतियां बढ़ गई। तो जनाब जब लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा, इस कदर मुश्किलात में इजाफा किया जाएगा तो फिर ये सब तो होगा। खैर, अहम खबर आप तक पहुंचानी है और अहम खबर ये है, वजीर आला एक्शन में नजर आए हैं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने रात गए शहर का दौरा किया है। वजीर आला साहब ने दौरा किया है और उस्मान बुज़दार ने फिरदौस मार्केट अंडरपास के तामीराती काम का जायजा लिया है। तामीराती काम का जायजा वजीर आला ने लिया, रात गए शहर का दौरा किया है। वजीर कानून राजा बशारत समेत दीगर भी वजीर आला के हमरा मौजूद थे। ये मनाजर भी आपको दिखा रहे हैं। वजीर आला ने रात के दौरा किया और सरदार उस्मान बुज़दार ने फिरदौस मार्केट अंडरपास के तामीराती काम का जायजा लिया। वजीर कानून राजा बशारत समेत दीगर भी वजीर आला के हमरा थे। जी तो नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है और भट्ट साहब से इस खबर पे मैं कमेंट भी ज़रूर लूँगी कि हमें सीएम साहब कुछ एक्शन में नज़र आए हैं, तो इस एक्शन का कोई रिएक्शन भी सामने आएगा। भट्ट साहब से मैं जानूँगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगली खबर की तरफ जाएंगे, लेकिन अगली खबर के तरफ जाने से पहले अभी जो हमने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, मैं उस पर भट्ट साहब का एक कमेंट चाहूंगी। भट्ट साहब क्या कहना चाहेंगे? आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि मुझे एक ऐसी तस्वीर नजर आ गई, मैं ना चाहते हुए भी जो है ना वो रुक नहीं पा रहा हूँ। वो ये देखें, ये अखबार वाले वैसे बड़े जालिम हैं। हाँ, ये सारे अखबार हकीकत है, नहीं बड़े जालिम। देखें इसके अंदर ना ये एक टाइगर है बेचारा, गर्मी के साथ उसकी ना जुबान बाहर निकली हुई है। वो एक तो उस दिन हम टाइगर ले आए थे यहाँ पे, आप ये देखें कि इस बेचारे वो तो मासूम सा टाइगर था। ये देखें ना इसकी बेचारे की जुबान निकली। वो टाइगर अभी तक हमें मिले नहीं है, सुना कोई आ रहा है, लेकिन गर्मी से जुबान निकली हुई है। सारे घरों के अंदर बैठे हुए हैं, मौसम अच्छा होने इसी टाइगर को देख के सब लोग घरों में बैठे हैं। आपको टाइगर नहीं मिलना, मैं आपको ये बता रही हूँ। नहीं, मुझे मिल तो गया था, ले तो आया था मैं। पर वो सीएम की आप बात करी, मैं आपको बताऊं सीएम पहले वाला सीएम नहीं है। अच्छा, ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। ये एक्शन देखने के बाद ये एक्शन नहीं, मैं बजट जिस दिन पास होना था, हम उस दिन सीएम सबको मिले, हमारे क्लब के कुछ मसाइल थे, तो मैं और मेरे प्रेसिडेंट अरशद अंसारी साहब और अयाश शुजा साहब, हम तीनों मिले वहाँ पे। तो आप बिलीव करें कि सीएम का कॉन्फिडेंस देखने वाला था, यानी कि वो पहले वाली बात ही नहीं थी। उसने कहा सुबह देखूंगा, सुबह आप हमारे साथ कैसा करते हैं, खबरें अच्छी देते हैं कि नहीं देते, यानी कि उसकी लैंग्वेज ऐसी थी और इतना कॉन्फिडेंस था। तो मैं सोचता रह गया, मैंने कहा यानी यहाँ तो तब्दीली आ गई है, इधर आ गई है, यहाँ तब्दीली आ गई, और कहीं आई नहीं आई, बोलना आ गया उनको, बोलना। जितनी तनकीद उस बेचारे के ऊपर हमने की है ना, मैं आपको बताऊं, उन्हें कहा फिर उन सारा कुछ छड़ उन्हें बन के दहावांगा सीएम। सही, तो आपने तब्दीली की सीएम की बात की है, तो यहाँ पर भी वो एक्शन में नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं अवाम के ठुकराए सियासतदानों को उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। वजीर आला की जानिब से कहा गया है अरकान असम्बली मेरे साथ हैं। क्या कहेंगे भट्ट साहब? देखें इनके साथ है या नहीं है, जो लेके आते हैं ना, वो जिसके साथ उन्होंने करना होता है ना वो कर देते हैं। आप देखें ना, 7 अरकान असेंबली, 6 नून लीग के, 1 पीपल्स पार्टी का, वो इनके साथ 3-3 दफा मुलाकात, आपने डिस्कस भी की होगी वो स्टोरी। बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने लाना था वो ले आए, जब उन्होंने ले जाना होगा वो ले जाएंगे। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, इनके अंदर अपना एक हम ख्याल ग्रुप है, वो आपको याद होगा ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब वाला आरडीओ। मैं आपको बताऊं उसके अंदर भी ग्रुप है, आप इधर से पूरा करेंगे वो उधर से माइनस कर लेंगे। अच्छा, गेम बराबर की है, गेम बराबर किया, आप इधर से लेंगे वो उधर से ले लेंगे। देखे, अब मुझे समझ नहीं लगती कि अपोजिशन का भूत क्यों इनके सर के ऊपर सवार है। हुकूमत आपकी, इदारे आपके कंट्रोल के अंदर, सारे लोग आपके साथ, अपोजिशन तो बेचारी अपाहज होके बैठी और अपोजिशन का जो किरदार होना चाहिए, अपोजिशन खुद वैसा भी रोल अदा भी नहीं कर रही, फिर भी इनके ऊपर से अपोजिशन का भूत नहीं उतर रहा, भूत ही नहीं उतरा। आप जो मर्जी स्टेटमेंट, जिस मर्जी मिनिस्टर की स्टेटमेंट उठा के देख लें, उसके सर के ऊपर अपोजिशन सवार है। इसका मतलब है कि देखें, पहली चीज तो ये तो क्लियर है, कारकर्दगी आपकी कोई नहीं है, अपोजिशन करना कुछ नहीं चाह रही है। पेट्रोल के ऊपर एक एहतजाज उन्होंने किया, उसके हालांकि जिस चीज पे करना चाहिए, ये जो लोड शेडिंग हो रही है, जो सबसे बड़ा इशू है, आप इसके ऊपर सारे लोग घरों के अंदर बैठे हुए हैं, वो बाहर, क्योंकि गर्मी बड़ी है ना, गर्मी बहुत लगती है, ठंडे कमरे से निकल के बाहर सड़क के ऊपर आना बड़ी बात होती है। लेकिन एनी हाउ, ये अपोजिशन का भूत इनके सरों से नहीं उतरना। आप खुद अपोजिशन को अपने सर पे सवार कर रहे हैं। भाई आप बताएं, आपने ये किया, आपकी ये कारकर्दगी है, आप ये करना चाह रहे हैं, लेकिन आप इस तरफ नहीं आते हैं।
آپ اپوزیشن پر تنقید سے شروع کریں گے, اپوزیشن کی تنقید کے اوپر تو بٹ صاحب اپوزیشن کا بھوت نہیں اترا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس حالات بالکل صحیح نہیں ہو رہے, کیونکہ آپ کی تمام تر انرجی, آپ کی تمام تر جتنی بھی آپ کی توانائیاں وہ وہاں صرف ہو رہی ہیں, تو شہر میں کیا ہو رہا ہے وہ پھر سب بھاڑ میں جائیں. میں کرونا کی صورتحال کی بات کرنے جا رہی ہوں, اور 7 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے. مجھے اب یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی, ہم کہہ رہے ہیں مریضوں میں کمی ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ہسپتالوں میں جگہ کم ہے. پھر دعویٰ آپ یہ سنیں گے کہ ہسپتالوں میں انف جگہ ہے, اتنے فیصد وینٹیلیٹر استعمال ہی نہیں ہو رہے ہیں, وہ ابھی بھی بیک اپ پہ پڑے ہیں. آپ کسی بھی ہاسپٹل کی صورتحال, خاص طور پہ میو ہاسپٹل میں جہاں پر سب سے زیادہ مریض, سب سے زیادہ ورس سچویشن, وہاں پر اتنا ہی رپورٹ کیا جائے گا کہ سب حالات بہتر ہیں. دیکھیں میں کچھ نہیں کہوں گا, آپ کل کے اسد عمر صاحب کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے لے آئے جس میں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں, یعنی کہ وہ ڈانٹ رہے ہیں کہ جناب آپ نے کیپیسٹی کم کر دی ہے. جب آپ کیپیسٹی, آپ ٹیسٹ ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ کرونا کے مریضوں کی تعداد کم ہی شو کریں گے نا. بالکل, جب ٹیسٹنگ ہی نہیں ہوگی تو کہاں سے کرونا کے مریض, تو خود بخود آپ ہر روز یہ کہیں گے کہ کمی ہو گئی. ہم اگر خود فیگرز اکٹھے کر کے دینے شروع کریں گے تو 1 منٹ سے پہلے قدغن آ جائے گی. لیکن چونکہ ہم نے سرکاری فیگر دینی ہے, تمام میڈیا کی یہی ایشو ہے, ہم نے سرکاری فیگر دینی ہے, جو سرکار نے جاری کرنی ہے ہم نے وہی لے کے آنا ہے, وہ اچھا کی رپورٹ ہے. لیکن نیچے حالات, بٹ صاحب یہ اچھا کی رپورٹ کب تک دیتے رہیں گے؟ لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں, لوگ متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں, آپ اچھا کی رپورٹ دینے کی بات کر رہے ہیں. سر ایشو یہ ہے کہ ہم بھی نہیں نا مان رہے, مسئلہ تو ہمارا ہے سب سے بڑا. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, آپ کسی مارکیٹ کے اندر چلے جائیں, عام بازار, کہیں لگ رہا ہے آپ کو کوئی, وہ جو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن, سمارٹ لاک ڈاؤن, بالکل انا کسی جگہ پر بھی نہیں ہے. رات کو تمام ہوٹلز کھل گئے ہیں جہاں پہ سرو کرنے کے نام پہ بٹھا کے کھانا کھلایا جا رہا ہے. بازاروں کے اندر ویسے ہی چہل پہل ہے, ویسے ہی سارا سودا. تو پھر میں تو یہ کہوں گی بٹ صاحب اچھا کیا کہ سب کچھ کھول دیا ہے, کیونکہ آپ نے بند بھی کیا ہوا تھا تو اس کا کوئی ایسا فائدہ نہیں ہو رہا تھا. خیر مارکیٹیں بند ہوئی, جن کے کاروبار تھے وہ لوگ متاثر ہوئے. آپ نے لاک ڈاؤن کے نام پر یہ کہا کہ تمام ہماری طرف سے تو SOP دیکھے جا رہے ہیں, ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ سامنے نہیں آیا ہے. اگر کچھ سامنے آیا تو پلیز ہمیں بھی دکھائیں. یہی ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیسٹ کیپیسٹی کم کر دی, مریض کم ہو گئے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اور ناظرین, بہت سارے مسائل میں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہر دوسرا بندہ نظر آ رہا ہے, تو ایک بڑا مسئلہ جو کہ ہم ڈسکس آج کرنے والے ہیں وہ ہے بے روزگاری, جو کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہماری نوجوان جو کہ اتنا پڑھ لکھ کے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے, کہاں وہ جائیں, جاب اپرچونٹیز کچھ نہیں ہیں. ایسے میں سوشل میڈیا وہ ٹول ہے جس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے نوجوان ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور گھر بیٹھے پیسے کما رہے ہیں. لیکن بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے گھر بیٹھے پیسے کما سکتے ہیں. اس کے لیے صرف آپ کو ٹائم دینا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سا ٹریک پکڑنا ہے, کس طرح سے جو ہے وہ آگے چلنا ہے. تو یہ آپ کی مشکل آسان بنانے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گی بلاگر ہیں ہدیہ جاوید, جن سے ہم جانیں گے کہ کس طرح آپ گھر بیٹھے بزنس کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے ہی آپ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو کے لوگوں میں اپنی پہچان بھی بنا سکتے ہیں اور کچھ کر کے بھی دکھا سکتے ہیں. السلام علیکم ہدیہ, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ ہدیہ, آپ کے وقت کے لیے بہت بہت شکریہ. جیسا کہ میں نے انٹرو میں یہ چیز بتائی ہے کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں, خاص طور پر ہماری ینگ لوگ جو ہیں وہ اس قدر پریشان ہو کر رہ گئے ہیں. ایسے میں سوشل میڈیا کا استعمال میں آپ سے جانوں گی کیسے کر کے آپ کاروبار اپنا جو ہے وہ کچھ سٹارٹ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا میجر ہیلپ آج کل جو لوگوں کو ہو رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ ایوری بڈی ایسا سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگ سوشل میڈیا کو دیکھ بہت زیادہ بہت زیادہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ. اس سلسلے میں اگر جیسے ہوم بزنسز ہوتے ہیں لوگوں کے جو شاید اس طرح سے نہیں وہ اس کو آگے لا پا رہے تھے, وہ اب سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو کافی آگے لا رہے ہیں. جیسے گھر بیٹھے ہوئے لوگ کپڑے بنا رہے ہیں, کرتے بنا رہے ہیں, کھانے بنا رہے ہیں. مجھے بہت لوگ اپروچ کرتے ہیں جو ہوم فوڈ بزنسز کر رہے ہیں, بیکنگ کر رہے ہیں. تو میں تو ہمیشہ ان کو سپورٹ کرنا چاہوں گی, کیونکہ جس قسم کے حالات
हैं आजकल, बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और सोशल मीडिया के बिल्कुल आपने सही कहा हदिया, ये जो छोटे छोटे बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं कितने इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को इससे ही पजीराई मिल जाती है। तो जो लोग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी? वाकई इससे आप घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं? देखो, अच्छे खासे पैसे कमाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया का सिर्फ मसला ये है कि अपनी प्रेजेंस बनाने में इट टेक्स टाइम। बहुत ओवरनाइट आपकी प्रेजेंस डेवलप नहीं होती। अब मैं सोशल मीडिया पे पिछले 5 सालों से हूँ और अब जाके मुझे लगता है कि वो जो प्रेजेंस वाला फैक्टर है वो मेरा अब जाके डेवलप हुआ है। लेकिन बिजनेसेस का थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, बिकॉज वो कोई चीज सेल कर रहे होते हैं, लेकिन इट टेक्स टाइम। अगर कोई घर बैठे अपना बिजनेस सोशल मीडिया पे लाना भी चाह रहा है तो उनको ये चीज जहन में रख के लानी चाहिए कि ये ओवरनाइट नहीं होएगा। देखो, हर बिजनेस को, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे अदरवाइज हो, थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, मैं ब्लॉगिंग की तरफ आना चाहूंगी। बहुत सारे हमारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, पीआर, कोलैबोरेशन, और उससे फॉलोअर्स उनके इतने ज्यादा हो जाते हैं, फिर उनको इसी तरह से घर बैठे छोटी छोटी कैंपेन मिलना शुरू हो जाती हैं और हम देखते हैं कि अच्छा खासा वो जो है कमाने भी लग जाते हैं। तो इसको आप कैसे देखती हैं? लोगों को इस चीज की तरफ आना चाहिए? इसमें वाकई क्या बहुत फायदा है? देखो, डेफिनेटली फायदा, बट अगेन वही बात है कि प्रेजेंस बनते थोड़ा टाइम, जगह सेट करते करते सोशल मीडिया थोड़ा टाइम लगता है। तो आप जब वंस आपकी फॉलोइंग बहुत अच्छी हो, आपकी व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हो, आपकी इंगेजमेंट बहुत अच्छी हो, तब आपको ये बड़े ब्रांड्स जो है वो अच्छी कैंपेन्स देते हैं। अदरवाइज अगर आप पूछो, अगर आपकी फॉलोइंग ठीक है हदिया, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये होगा, आपने कहा एंगेजमेंट अच्छी हो, आप एक्टिव हो, कुछ मुझे ऐसे पॉइंटर्स बता दें जिनका वो लोग जो कि एक्टिव होना चाह रहे हैं ख्याल रखें और फिर वो इस तरफ आएं। कोई ऐसे पॉइंटर्स जिसका हमें ख्याल रखना है? देखिए, सबसे पहले आपको ना अपनी ऑडियंस देखने का, आपकी ऑडियंस किस किस्म की है, उनको क्या पसंद है। फॉर एग्जांपल, मेरी ऑडियंस को वेट लॉस वाला फैक्टर पसंद है, तो वो ज्यादा देखना चाहते हैं मैं उनको टिप्स एंड ट्रिक्स दूं। उनको उस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं मेकअप करूं या मैं कपड़े स्टाइल दिखाऊं। उनको ज्यादा इंटरेस्ट है कि मैं उनको टिप्स दूं वेट लॉस पे। तो आपको सबसे पहले अपनी ऑडियंस देखनी कि वो क्या डिमांड कर रही है और फिर उस चीज को एक्टिव करें, तो आपकी एंगेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच हदिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। हदिया ब्लॉगर हैं और जैसा कि उन्होंने बताया, हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे खासी ये एक्टिव भी नज़र आती हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया, आपने ऑडियंस देखनी है अपनी, कि आपकी ऑडियंस क्या देखना चाह रही है। हदिया चूँकि अपनी मिसाल आप हैं, वेट लॉस इन्होंने किया, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनी और फिर लोग इनसे इंस्पायर होकर पूछना शुरू हो गए कि आपने कैसे किया और फिर क्या क्या चीज़ें थी जो कि आपने जिनका ख्याल रखा और आप यहाँ तक पहुँची हैं। तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम देना है। अगर आप घर बैठे कुछ करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये आपके पास जबरदस्त ऑप्शन है। लेकिन एक पॉइंट जो हदिया ने पॉइंट आउट किया है कि एकदम से कुछ नहीं हो जाता, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। मुसलसल आप टाइम देंगे, आपकी अपीयरेंस रहेगी, लोगों को इंगेज करेंगे, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो ज़रूर वो लोग जो कि ये इस चीज़ से परेशान नजर आते हैं कि उनके पास कुछ करने को नहीं है, मुश्किल हालात में वो अपना गुजारा कैसे करें, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम मांगेंगी। घर बैठ के आप अपने घर में बैठे ये सब चीज़ें कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लान करना है। अब आप प्लान करिए और इस तरफ जाएं, क्योंकि इससे आप घर बैठे आसानी से पैसे कमा सकते हैं। अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे, बचत बाजार। तो सेल्स का जिक्र कर लेते हैं, कौन कौन से ब्रांड पे सेल लगी है। सबसे पहले हमारे पास है ब्रांड जुनैद जमशेद, जहां पर अप टू 50% ऑफ है। यहां पर आप जा भी सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांड है जी आइडियाज बाय गुल अहमद, अप टू 70% यहाँ पर ऑफ है और आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग तो आप जब मर्जी कर सकते हैं।
जी, तो प्रमोशन का जिक्र कर लेते हैं। कारफोर पर अगर आप जाएंगे प्रमोशन पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो मैं आपको बताऊंगी। फलक बासमती राइस, यहाँ पर इसकी रिटेल प्राइस में आपको बताती चलूँ 2330, प्रमोशन पर अवेलेबल होगा 1980 रुपये। और इसके बाद टपाल दानेदार 440 रुपये इसकी प्राइस है, 359 रुपीज़ में ही आप खरीद सकते हैं। और शामिल कर लेते हैं अगला सेगमेंट, आज के भाव। सब्जी मंडी में इस वक्त हसन मौजूद है। हसन, बताइए सब्जियां आज किस कीमत पर मिल रही हैं? सब्जी, फल और मुर्गी गोश्त की कीमत की बात कीजिए तो कीमत में इजाफा देखा जा रहा है और बेशतर सब्जियां ऐसी हैं कि जिनकी कीमतों में 20 रुपये से लेके और 30 रुपये तक का इजाफा जो है वो कर दिया गया है गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत। अगर कीमतों की बात कीजिए तो आज सबसे पहले जो टमाटर हैं वो आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 80 से 90 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। आलू जो है वो 90 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। प्याज जो है वो 40 से 50 रुपये तक जा पहुँचे हैं। इसके साथ साथ अगर भिंडी की बात की जाए तो भिंडी की कीमत में गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज मज़ीद इजाफा देखा जा रहा है और शहर में भिंडी जो है वो 120 रुपये, घिया कद्दू घिया तोरी जो है वो 100 रुपये, जबकि अरवी जो है वो भी 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। लीमू जो है वो 160 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए लहसन की तो लहसन 300 रुपये, जबकि अदरक जो है वो 400 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि इसी तरह से अगर बात की जाए ब्रायलर की कीमत की तो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज मुर्गी के गोश्त की कीमत में 5 रुपये फ़ी किलो का मज़ीद इजाफा देखा जा रहा है और शहर में मुर्गी का गोश्त 275 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचा है, जबकि गुज़िश्ता 5 रोज़ में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 24 रुपये फ़ी किलो का इजाफा जो है वो किया गया है। जबकि अगर फार्मी अंडों की कीमत की बात की जाए तो फार्मी अंडों की कीमत में मज़ीद 1 रुपया इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद शहर में फार्मी अंडे 124 रुपये फ़ी दर्जन तक जा पहुँचे हैं। इस हवाले से शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपने जारी करदा सरकारी नरखनामे के मुताबिक शहर भर में सब्जियां, फल और मुर्गी की गोश्त की फ़रोख्त को यकीनी बनाएं। जबकि दूसरी तरफ जो सब्जी और फल फरोश हैं वो यही कहते नज़र आते हैं कि जब तक मंडियों में कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक शहर के किसी भी इलाके में जो कीमतें वो सरकारी नरखनामे के मुताबिक फ़रोख्त नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन, आप हमारे साथ मौजूद थे। सब्जियों की कीमतें आपने बताई। एग रेट्स में आपको बताती चलूँ, सबसे पहले रिटेल प्राइस है 124 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और इसके बाद जी अगर हम जिक्र कर लें होलसेल पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ से 122 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। साथ ही साथ गोरमे पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ से 123 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और अब शामिल कर लेते हैं अगला सेगमेंट, माल का हाल। एक नजर डाल लेते हैं गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं। जी तो नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद होंगी, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, एहतियात एहतियात और सिर्फ एहतियात, ये ही चीज़ें हैं जो हम बार बार आपसे शेयर करते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चाहे कोरोना हो, वो चाहे डेंगू हो, वो चाहे फिर मलेरिया हो, ये वो चीज़ें हैं जिससे आप अद्वियात तो बात की बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एहतियात से बचा जा सकता है। अब एहतियात जब हमारे एंड पे होती है तो बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द हम ऐसे देखते हैं जो कि एहतियात बिल्कुल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये एहतियात किस तरह से बरती जा सकती है, सिम्टम्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, और फिर अब हम इलाज को लेकर किस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। डेंगू का खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है। अब ये एक मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, दूसरी हमारे सर पर एक बार फिर से आन पहुंची है। तो किस तरह से हमने अपने आप को बचाना है, इस पे हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद होंगी, सोमिया इक्तदार जो कि एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन और चेयरपर्सन डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप हैं। उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक है।
डॉक्टर सोमिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मौजूदा सूरत हाल, कोरोना से अभी हम बाहर नहीं निकले, अभी भी हम इंतहाई मुश्किल वक्त में हैं। ऑल्दो लोगों का रवैया आपके सामने है, फिर डेंगू भी, मलेरिया भी, क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए ना, जब भी कोई नई प्रॉब्लम आती है तो हमारा एक ऐसा बिहेवियर है कि हम पुरानी चीज़ों को भूल के तो नई चीज़ों के पीछे लग जाते हैं। अभी आपने देखा कि कोरोना के केसेस निस्बतन थोड़े से कम हुए, तो अब हम कोरोना को भी भूलना शुरू हो गए। ये ह्यूमन नेचर है कि जो नई चीज़ आती है उसको टेंशन दी जाती है और पिछली प्रॉब्लम्स को वी टेंड टू फॉरगेट। तो आई थिंक कि ये वो टाइम है जब हमें सबक सीखना है कि जैसे जैसे नई बीमारियाँ आ रही हैं, हमें ये सबक सीखना है कि ये क्यों आ रही हैं, बिकॉज हम एहतियात का दामन अपने हाथ से छोड़ते जा रहे हैं। आपने देखा कि पिछली ईद के बाद एकदम से केसेस में हमारे पास स्पाइक आई थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा केसेस में जो है वो कमी आना शुरू हुई है और जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो भी निस्बतन हमारे पास कम हो गए हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ, ये तो बिल्कुल हमें एहतियात का दामन बिल्कुल हाथ से नहीं छोड़ना और भी एहतियात की ज़रूरत है। फिर से आपको पता है कि बड़ी ईद आ रही है और लोगों की जो आपस में इंटरेक्शन है वो बढ़ जाता है और आपको पता है कि ये बीमारी एक से दूसरे को फैलती है। सो वो तमाम एहतियाती तदाबीर जो हम रिपीटेडली आपको बताते रहे हैं कि हैंड वॉशिंग को अपनाएं और मास्क का इस्तेमाल करें और 6 फीट की जो है वो डिस्टेंस को मेंटेन करें, उन तमाम को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाला जो खतरा है उसको हम टाल सकें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप तमाम तर कोरोना के मामलात को भी देख रही हैं, अब ये भी कहा जा रहा है कि हम ये चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं कि केसेस में कमी आ रही है, टेस्ट कम किए जा रहे हैं, हमारी टेस्ट कैपेसिटी उस तरह से नहीं है, जबकि उसको हमने बढ़ा देना चाहिए था। क्या समझती हैं, बाकी टेस्ट कम हो रहे हैं? देखिए, अगर पेशेंट्स आपके पास कोई सिम्टम्स लेके आएंगे तो ही उनका टेस्ट होना है। जो एक रैंडम सैम्पलिंग की जा रही थी वो अब नहीं की जा रही उस रफ्तार से, और कुछ लोग जो हैं वो भी टेस्ट नहीं करवा रहे। लोगों का ख्याल ये होता है, कभी भी एपिडेमिक की सिचुएशन होती है तो लोग ये समझते हैं कि अगर अलामात वैसी ही हैं जैसी, तो आप अपना ट्रीटमेंट और एहतियात शुरू कर दें और टेस्ट ना भी कराएं, बट इसको एज अ बीमारी ही ट्रीट कर लें। तो कुछ वजह ये भी है कि लोग टेस्ट कम करा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर टेस्टिंग कैपेसिटी हमारे पास है, अगर हुकूमत के पास और प्राइवेट सेक्टर दोनों में टेस्टिंग कैपेसिटी मौजूद है और लोग टेस्ट के लिए रिपोर्ट ही नहीं हो रहे, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस हमारे पास कम होंगे। लेकिन ओवरऑल एक ट्रेंड की अगर बात करूँ ना, मैं तो क्योंकि पेशेंट्स को डायरेक्टली डील करती हूँ, हॉस्पिटल्स में भी डील करती हूँ, क्लिनिक में भी डील करती हूँ, और बहुत सारे आपके इर्द गिर्द वाले लोग भी, बिकॉज आप डॉक्टर होते हैं तो आपको मशवरा करते हैं, तो एक जो नंबर सर्ज आया था हमारे पास वो अब थोड़ा सा कम है और उस तरह लोग आपके पास जो है वो बीमारी के साथ नहीं आ रहे हैं। सही। अब हम देख रहे हैं नई नई चीज़ों की तरफ हम जा रहे हैं, हम सीवरेज से नमूने लेके भी पता करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हम मेडिसिन भी साथ साथ जो है वो उसके एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। क्या समझती हैं, ये तरीके किस हद तक हमारी हेल्प कर सकते हैं, मौसर साबित हो सकते हैं? देखिए ना, जैसे जैसे नॉलेज इवॉल्व करता है, दुनिया भर से हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि उन तमाम चीज़ों को हम अपने सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट करें। आपको पता है कि पहले जितने भी फैसले लिए जा रहे थे वो सैम्पलिंग की बुनियाद पर लिए जा रहे थे, जिसे हम स्मार्ट या रैंडम सैम्पलिंग कह रहे थे, जिसमें लोगों के हम नेजोफेरिंग्स या ओरोफेरिंग्स से स्वैब लेते थे और उसके बाद PCR का टेस्ट करते थे। ये टेस्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पेशेंट के लिए अनकम्फर्टेबल भी है, कॉस्ट भी इसकी जो है वो आपको पता है 5 से 6 हज़ार रुपये में PCR का टेस्ट होता है, और ये उन लोगों का किया जाता है जो सिम्टोमेटिक भी नहीं है, आप रैंडमली पॉपुलेशन में से ले रहे होते हैं सैंपल्स। सीवेज सैंपल एक ऐसी टेक्निक है जो हम पोलियो में भी यूज़ करते रहे हैं। उसमें ये है कि आपको पता है क्योंकि ये वायरसेस आपके इंटेस्टाइन को भी इफेक्ट करते हैं, तो ये आपके स्टूल में, फीसेस में और यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होते हैं, और ये मटेरियल जब आपके सीवेज सैंपल के अंदर जाता है तो आप वहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं कि मौजूद है ये वायरस आपके सिस्टम में या नहीं। ये एक ऐसा इफेक्टिव टूल है जो आपको एक आइडिया दे देता है कि एक लोकेलिटी में, एक रीजन में, एक मोहल्ले में जो सैंपल अगर आप सीवेज का पॉजिटिव आ रहा है, दिस मीन्स कि वहाँ पे केसेस मौजूद हैं और आपको इंडिविजुअल पेशेंट्स की जाके सैंपलिंग नहीं। तो डॉक्टर साहब, अगर ये इतनी इफेक्टिव है तो इसको तो हमें हर गली मोहल्ले में अब शुरू कर लेना चाहिए ना? देखिए, जब भी कोई चीज़ या प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो उसका एक पायलट प्रोजेक्ट होता है कि उसको देखा जा सके कि वो कितना एफिकेसी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और उसके रिजल्ट्स को अगर वो फेवरेबल हों तो फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है वाइड रेंज में।
تو स्मार्ट सैम्पलिंग पे भी यही कम से कम इसका हम कंपैरिजन पीसीआर टेस्ट से करें, ऑब्वियसली वो 8,000 से शुरू हुआ जिसको अब आके तकरीबन 6,000 के करीब या मुख्तलिफ लेबॉर्टरीज में मुख्तलिफ कीमत ली जा रही है, ये उससे कम से कम आपको जो है कॉस्ट इजीियर टू इम्प्लीमेंट है। तो आई थिंक पायलट प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स हमारे पास जो आए, आपने देखा कि यूरिन के अंदर 29% और 30% पीसेस के अंदर पॉजिटिव आया। सो अब इसको बाकायदा तौर पर अप्रूवल लेके गवर्नमेंट से तो किया जाएगा और फिर इसी के रोशनी के अंदर जो है वो लॉकडाउन और जो भी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि अब आगे जो टाइम आ रहा है ऑब्वियसली आपको पता है बड़ी ईद है, यहाँ पे मंडियां लगेंगी और अगर हमने अभी से इसको कंट्रोल ना किया तो आने वाला वक्त मुझे एक बार फिर से मुश्किल दिखाई दे रहा है। हमने एक छोटी ईद पे डिसीजन लिया और उसके बाद क्या हुआ, नतीजा हमारे सामने है। अब इन हालात के मुतहम्मिल डॉक्टर साहबा हम नहीं है, तो इसके लिए प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लानिंग बिल्कुल है ना, प्लानिंग। और अभी से जो मंडियों के SOPs हैं कि कैटल मार्केट्स को कैसे जो है वो फंक्शनल करना है, आपने वो बना दिए गए हैं। किधर कितने मवेशी जो हैं उस मंडी में हो सकते हैं, लोगों की एंट्री कैसे है, उसकी एंट्री पॉइंट के ऊपर हाथ धोने के SOP की अगर आप बात कर लें, उसका इम्प्लीमेंट कहीं होता नजर नहीं ना आता। ये सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है कि आपने उसको इम्प्लीमेंट कराना है। हम बात करते हैं इस पर नाज़रीन, अभी एक अहम खबर आप तक पहुंचानी है और अहम खबर यह है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात केस है और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट आमद। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने जमानती मुचलकों पर दस्तखत किए हैं। हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की 9 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर रखी है। मनाजर आपको दिखा रहे हैं हाई कोर्ट के। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात केस है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे हैं और शहबाज शरीफ ने जमानती मुचलकों पर दस्तखत किए हैं। जी, तो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, SOP की आप बात करी थी। SOP हमने देखा कि जब आपने रमज़ान में बाजार खोले तब भी इन्हीं SOP का वावेला किया गया कि SOP पर अमल दरामद करके हम मार्केटें खोलने जा रहे हैं। डू यू थिंक कि अब SOP पर अमल दरामद हो जाएगा? देखिए, हमारी तरफ से तो कोशिश है, लोगों से कोऑपरेशन की जो है वो इल्तजा है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ऑब्वियसली जो हैं मेहनत करते हैं और उनकी तो कोशिश यही होती है कि इनको इम्प्लीमेंट कराएं। लेकिन ये ताली जैसे दोनों हाथ से बजती है, तो जो भी काम आपने सक्सेसफुल करना है उसमें दोनों तरफ से जो है वो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो जहाँ पे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स आपको SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस देते हैं, वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी पब्लिक एट लार्ज उनको फॉलो भी करे। बिल्कुल। और आई थिंक कि इसके लिए फिर कोई फाइन या कोई ऐसा पेनल्टी होनी चाहिए कि जो SOPs को फॉलो ना फाइन होना चाहिए, सिर्फ फाइन नहीं, क्योंकि लोगों का रवैया बहुत मुश्किल है चेंज करना। खैर, ये वो चीज़ें हैं जो कि अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती हैं। तो इस पर मैं तो लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जहाँ पर हुकूमत तमाम तर कोशिशें कर रही है, वहाँ पर जब तक आपका ताउन नहीं होगा हम इस मुश्किल वक्त से नहीं निकल सकते हैं। डेंगू की तरफ मैं आना चाहूँगी। केसेस डेंगू के भी सीज़न हैं और हम देख रहे हैं कि इसका भी एहतियात ही बार बार कही जा रही है कि एहतियात ही आपने करनी है। मुझे बताइएगा इसकी एहतियात क्या है, एक दफ़ा हम लोगों से शेयर कर लें। देखिए, डेंगू जो है वो एक मॉस्कीटो बॉर्न डिजीज़ है, मच्छर के ज़रिए फैलती है और ये वो मच्छर है जो साफ़ पानी का मच्छर है। तो जिस जगह आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके ऑफिस में, इर्द गिर्द जहाँ भी पानी इकट्ठा है आपने उसको डिस्कार्ड करना है। अब पानी क्योंकि ये साफ़ है और हमें ये लगता है कि ये तो साफ़ पानी है तो इसमें मच्छर नहीं होते, लोगों का एक ये कॉन्सेप्ट है कि गंदगी के ऊपर या गंदी जगहों के ऊपर जो है वो कीड़े मकोड़े और मच्छर जो हैं आते हैं। ये मच्छर बहुत साफ़ सुथरा मच्छर है, बहुत खूबसूरत है देखने में, वाइट एंड ब्लैक लाइंस होती हैं इसकी टांगों पर। सो इस मच्छर ने आपके घर में छुपना भी है, इसको छुपने का भी शौक है। सो ये कहाँ छुपता है? मेज़ों के नीचे, पर्दों के पीछे, सोफ़ों के पीछे, डार्क और तारीक जगहों में, सायादार जगहों में, ये वो जगह हैं जो मच्छर की पनाहगाहें हैं। सो एक तो आप अपने घर का, अपने ऑफिस का, जहाँ भी आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसका सर्वे ज़रूर कीजिए। पानी आपने अगर इकट्ठा किया हुआ है, जैसे किसी ड्रम में इकट्ठा किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है, या कोई पुराना कूड़ कबाड़ जो है वो आपके लॉन में या आपकी छत पर पड़ा हुआ है, जैसे पुराने टायर्स हैं या टूटे बर्तन हैं, तो ये वो फेवरेट साइट्स हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है और मॉस्किटो की ब्रीडिंग होती है। घर के अंदर आपका फूल जो अगर गुलदान में लगाए हुए हैं उसके पानी को हर तीसरे दिन पे चेंज कर दीजिए। कूलर का पानी अगर है उसको बार बार चेंज कीजिए। फ्रिज की ट्रे में या फिर डिस्पेंसर की ट्रे में या एसी का जो पानी ड्रिप कर रहा होता है और वो कहीं किसी भी जगह जमा है, छोटी चीजें हैं जिनकी हम बिल्कुल एहतियात नहीं करते हैं और हमें लगता है ये साफ पानी है। और मैं आपको बताऊं अना, दिस इज सच एन इंटेलिजेंट मॉस्किटो
मॉस्किटो, और इसको इतना थोड़ा सा पानी चाहिए कि एक आप ढक्कन या एक छोटा टीस्पून के बराबर पानी होता है तो ये इसमें भी ग्रो कर जाता है और अपनी एग्स की ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। सो जहाँ भी पानी है उसको खुश कर दें। ये तो वो कुछ जगह हैं जो आप खुश कर सकते हैं, बट कुछ ऐसी जगह होती हैं जैसे बड़े तालाब हैं, किसी के घर में स्विमिंग पूल है, आबशार है, फवारे हैं हमारे शहर में, तो उनमें कई दफ़ा हमें इनको ड्रेन करना पॉसिबल नहीं होता। इसमें कुछ केमिकल्स हैं जिन्हें हम लार्विसिडल कहते हैं, वो इन पानी में डाल सकते हैं क्योंकि ये कंज्यूमेबल वाटर नहीं होता, तो इसमें वो केमिकल्स डाल सकते हैं। मछलियाँ, फिश जो हैं वो मॉस्किटो के लार्वा को खाती हैं, आप उनमें मछलियाँ तिलैपिया फिश होती है वो छोड़ सकते हैं, वो खूबसूरत भी लगती है देखने में और उसके साथ डबल। अच्छा डॉक्टर साहब, घर में तो लोग ये एहतियात कर लेंगे और जिस तरह से डिटेल्स आपने बताई हैं, आई होप कि सुनने वाले जो हैं जरूर एक दफा अपने घर में देखेंगे कि इन चीजों में क्या वो एहतियात बरत रहे हैं। अब जो बड़े तालाब हैं, हमारे बागात इस तरह से हैं जहाँ पर इस चीज की हमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। डेंगू टीमें भी उस तरह से हमें एक्टिव नजर नहीं आ रही, उसकी वजह ब्रेक के बाद में आपसे जानूंगी। ब्रेक पे मुझे जाने नाज़रीन, ब्रेक के बाद जानेंगे कि डेंगू टीमें जिनको हमने माजी की हुकूमत में बहुत ज्यादा एक्टिव देखा, इवन घरों में लोगों के छापे मारे गए, तो अब ये टीमें कहां पर हैं, इस पे हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। फिर से खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहिबा, कहाँ हैं डेंगू टीमें जो माजी में बहुत हमें मुतहरिक नजर आ रही थी? देखिए अना, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स होता है उसके ज़िम्मे बहुत सारे काम होते हैं। जैसे उनके ज़िम्मे डेंगू की टीमों के ज़िम्मे घरों में जाके सर्वेलेंस करना है, इसी तरह उनके ज़िम्मे पोलियो की सर्वेलेंस भी होती है। फिर अब कोरोना के केसेस आए तो उन्होंने सैम्पलिंग के अंदर भी कुछ लोगों को इन्वॉल्व किया। तो आई एग्री कि उस तरह तो शायद बहुत एक्टिव जैसे पिछले सालों में हमें नज़र आती थी टीम्स नहीं है, लेकिन फिर भी टीम्स को हमने पहले तो लिमिट किया हुआ था, बिकॉज आपको पता है कि लोगों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की हुई थी और इंटरेक्शन इनका कम हो घरों में, इसलिए कुछ लोगों की तरफ से भी इजाज़त नहीं दी जाती थी कि टीमों को एक्सेस दी जाए अपनी। लेकिन अब क्योंकि हालात बेहतर हैं तो टीम्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। और इस दफ़ा आपको पता है क्वेश्चन में डॉक्टर साहब ऐसा ना हो कि हम बेहतर हालात के चक्रों में गए कि इतना भी डेंगू का उस तरह से रुझान नहीं है और हम एक्चुअली मुश्किल की तरफ नहीं, हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मिनिस्टर साहिबा की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी दे दी गई हैं, दोनों डिपार्टमेंट्स की तरफ से। और इस दफ़ा आपको पता है कि मानसून का भी ये पेशन गोई है कि बारिशें ज़्यादा होनी हैं, और ये हम अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि डिजीज़ का पैटर्न हमेशा बढ़ जाता है जबकि पोस्ट मानसून पीरियड होता है। सो बारिशों में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। मेरी तमाम शहरियों से ये दरख्वास्त है कि जैसे ही बारिश हो, बारिश के पानी को ड्रेन कर दें। आपके घरों में, गमलों में, क्यारियों में, दरख्तों में पानी जमा हो जाता है और ये सारी वो साइट्स हैं जहाँ पे मॉस्किटोज ब्रीडिंग करती है। तो आप अपने घर का सर्वे ज़रूर कीजिए। आपके छत के ऊपर जो प्रणाले अगर बंद हैं उनको खोल दें ताकि पानी ड्रेन होता रहे। गमलों में अगर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो रहा है तो उनको ड्रेन कर दीजिए। गलियों में अगर पानी खड़ा हो रहा है तो उनको ड्रेन कर दीजिए, क्योंकि वो तमाम साइट्स हैं जहाँ मच्छर जो हैं वो ब्रीडिंग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कुछ सिम्टम्स मैं आपसे जानना चाहूँगी डेंगू के, क्योंकि ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि कोरोना वाले सिम्टम्स ही सामने आ रहे थे, तो एक दफ़ा अब लोग इस कश्मकश का शिकार भी हो जाते हैं कि उनको डेंगू है या कोरोना है, क्योंकि डर है ना, एक लोगों में खौफ है और कुछ लोग तो खौफ की वजह से बाहर भी नहीं जा रहे हैं, अस्पतालों में भी नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जितनी भी वायरल इलनेसेस होती हैं वो जनरली आपके पास फीवर, बॉडी एक्स, पेन्स, मसल पेन्स के साथ प्रेजेंट करती हैं। कोरोना के केस में क्योंकि ये रेस्पिरेटरी पैथोजन है, यानी कि आपके निज़ाम तनफ़ुस को मुतासिर ज़्यादा करता है, तो गले में ख़राबी, खांसी और सांस में तकलीफ़ की अलामात ज़ाहिर होती हैं। इसके मुकाबले में जो डेंगू बुखार है उसमें आँखों के पीछे दर्द होना, जिस्म पे किसी रैश या धब्बों का बनना, जिस्म के किसी हिस्से से खून आना, या फिर बुखार के साथ जिस्म में शदीद दर्द, बहुत ज़्यादा शदीद बॉडी एक्स एंड पेन्स, अनबेरेबल किस्म की अगर आपको हो तो ये पॉइंट आउट करता है कि प्रॉबेबली ये डेंगू फीवर है। डेंगू फीवर और कोरोना दोनों के मरीज़ों को ज़रूरी ये है कि वो हॉस्पिटल में मौजूदा जो काउंटर्स हैं आपके डेंगू काउंटर्स और कोरोना काउंटर्स, उस पर एक दफ़ा जाके डॉक्टर को दिखा ज़रूर लें, ताकि आपके जो बेसिक टेस्ट हैं CBC वो आपको आइडिया दे देते हैं कि ये बीमारी किस तरफ पॉइंट आउट हो रही है। आपको पता है कि डेंगू के केसेस में हमारे पास वाइट सेल और प्लेटलेट काउंट्स कम होते हैं, जो आपको एक इंडिकेशन होती है कि शायद ये डेंगू फीवर हो सकता है, और आपको ये टेस्ट फ्री ऑफ द कॉस्ट ऑफर किए जाते हैं, जिसकी रिपोर्ट एक दिन के अंदर आ जाती है और तशखीस जब होगी तभी आपका इलाज हो सकेगा। एक और बात जो अना मैं लोगों को बताना चाह रही थी कि जब आप घर में ब्रीडिंग साइट्स को तो कह रहे हैं, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपने अपनी एहतियात भी करनी है। जो आपके मॉस्किटो रिपेलेंट लोशंस हैं उनका इस्तेमाल करें, फुल आस्तीन के कपड़े पहने, बच्चों को शॉर्ट्स ना पहनाएं। ये मच्छर क्योंकि मॉर्निंग के वक्त जो डॉन और डस्क इवनिंग के वक्त जब सूरज गरूब होता है उस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। दिन में भी इसकी एक्टिविटी होती है, बट दिस इज द मोस्ट, लोग पार्क्स में जाते हैं ये, और यही वो टाइम है जब लोग वॉक करने के लिए जाते हैं क्योंकि गर्मी का जोर थोड़ा कम होता है। तो एक तो फुल कवर्ड
क्लोथ्स में जाइए, दूसरा मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। अगर आप बाहर सोते हैं, गर्मी में कई लोग छत पे सोते हैं, तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। घरों की जालियों को जो है वो बंद रखें, और आप घरों में भी कॉइल्स और मैट्स का इस्तेमाल करें। सही। अब मलेरिया और डेंगू का डिफरेंस मैं आपसे जानना चाहूँगी। अब ऑब्वियसली जो आपने सिम्टम्स बताए हैं डेंगू के, बुखार उसमें भी, मलेरिया में भी, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आया आपको डेंगू है या फिर मलेरिया है? देखिए, मलेरिया में आमतौर पे बहुत तेज़ बुखार होता है, और मलेरिया और डेंगू का मौसम भी एक ही है। दोनों मच्छर के काटने से हैं, और दो मच्छर की जो टाइप है वो डिफरेंट है। मलेरिया एनोफिलीज मॉस्किटो से फैलता है, जबकि ये एडीज मॉस्किटो से फैलता है। लेकिन ऑब्वियसली आप मच्छर को पकड़ के तो नहीं देख रहे होते कि कौन किसको काट रहा है। तो अगर आपको तेज़ बुखार हो रहा है तो आप अपना हॉस्पिटल में जाके एक दफ़ा ब्लड का टेस्ट ज़रूर करा लें। और मलेरिया के लिए हम मलेरियल पैरासाइट का टेस्ट करते हैं, जिसमें मलेरिया नज़र आ जाता है आपको ब्लड सेल्स के अंदर, जो माइक्रोस्कोप के नीचे, तो वो टेस्ट आपको बता सकता है। सो ये कुछ अलामात ऐसी हैं कि मलेरिया में बहुत तेज़ साइक्लिकल पैटर्न का फीवर होता है, हाई ग्रेड होता है, और उसके साथ आम तौर पे जो है वो इस तरह की अलामात नहीं होती जैसी मैंने आपको डेंगू में बताई कि आंखों के पीछे दर्द या रैश या जिस्म के हिस्से से खून आना, वो बहुत रेयरली मलेरिया के साथ देखी जाती है। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब, बारिशों का स्पेल अब शुरू होने वाला है, मॉनसून का आगाज होने वाला है, आपको डेंगू और इसके साथ साथ मलेरिया दोनों का खतरा है। तो मुझे बता दें कि हम देखते हैं जगह जगह घरों के बाहर लोगों के पानी खड़ा होता है, आप एहतियात नहीं बरतते हैं, तो मलेरिया से और डेंगू से हमने बचना है। आपने बता दिया कि आपने गैर ज़रूरी जगहों पर पानी खड़ा होने नहीं देना है। अब मुझे बताइए कि अगर इस तरह के इलामात हैं तो आप डॉक्टर्स के पास तो लोग जाते ही जाते हैं, जो सेल्फ मेडिकेशन है कि आप खुद से घर में अद्वियात खाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब हालात इस तरह के कोरोना की वजह से हो गए हैं, हॉस्पिटल्स का इमेज जो हमारे लोगों में गया है, लोग उससे खास से डर चुके हैं। तो बताइए, ये जो सेल्फ मेडिकेशन पे हम इक्तफा कर लेते हैं, नहीं जाते, इसका किस हद तक नुकसान है? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन तो हमेशा मैं कहती हूँ कि जो लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, और जब आप अपने लिमिटेड नॉलेज या आप अपनी गूगल सर्च या आप अपने हमसाए या फ्रेंड से पूछ के दवाई खाते हैं, तो ऑब्वियसली उसका वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती। ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना कि उसने खाने की पकाने की रेसिपी ये बनाई थी तो मैं भी ये ट्राई कर लूँ। दिस इज़ अबाउट योर हेल्थ, और इसके लिए आपको किसी मुस्तनिद डॉक्टर से ही रुजू करना चाहिए। हाँ, जो ओवर द काउंटर वो ड्रग्स हैं जैसे कि पैनाडोल है या एंटी एलर्जिक है या मामूली अद्वियात, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डेंगू में आपको पता है क्योंकि ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, तो और जो दर्द की अद्वियात हैं जिन्हें हम एनसेड्स कहते हैं, जो ज़्यादा तेज़, जिसे समझ लें आम लोगों की ज़बान में लोग कहते हैं, वो अद्वियात इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सिर्फ पैरासीटामोल या पैनाडोल बुखार के लिए इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर डॉक्टर्स की राय बहुत ज़्यादा जो है, बिल्कुल, और अपनी तरफ से इसके अलावा कोई मेडिकेशन इस्तेमाल ना कीजिए। एक और मैसेज जो मैं आना देना चाहती हूँ, लोगों को एक ये बहुत कॉन्सेप्ट है कि हमें ड्रिप लग जाएगी या हमें फ्लूइड लग जाएगा या बोतल लग जाएगी तो हमारे में ताकत आ जाएगी। डेंगू और भी बीमारियों, और स्पेशली डेंगू में ये जो फ्लूइड्स का बेतहाशा इस्तेमाल है कि ड्रिप लगवा के, ग्लूकोज की बोतल लगवा के ताकत, ये नुकसानदेह हो सकता है। सो आप प्लीज़ अपने तौर पर ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। इंजेक्शंस जो ताकत के बिला वजह लगवाते हैं, ये अवॉइड कीजिए, क्योंकि ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ी होती है, तो इंजेक्शन लगने से ब्लीडिंग होने का चांसेस या हीमाटोमा बनने के चांसेस होते हैं। सो टेस्ट एक CBC खून का सादा टेस्ट है जो आपको बहुत अच्छा क्लू दे देता है कि आपकी बीमारी किस तरफ जा रही है, ये बैक्टीरियल है, वायरल है, और ये एक सादा सा टेस्ट करा के अगर आप डॉक्टर से रुजू कर लेंगे और आपको और कोई किसी टेस्ट की ज़रूरत होगी तो वो आपको एडवाइस कर सकेगा। सो सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड कीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो आपको व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बगैर किसी नोन रिसोर्स के आ रही होती है, इसको फॉरवर्ड मत कीजिए। लोगों में गुमराही मत फैलाइए अनलेस एंड अनटिल आप श्योर हों। जो आपकी अच्छी ऑथेंटिक साइट्स होती हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या हेल्थ डिपार्टमेंट है या किसी हॉस्पिटल की अपनी साइट है जिस पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की है या खान यूनिवर्सिटी की है, तो ऐसे इदारे हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं। अगर उनकी साइट से कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो ज़रूर फैलाइए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। बट ये जो फॉरवर्डेड मैसेज और टोटके और नुस्खे हैं अपनी तरफ से बना के, साथ साथ आप ये चीजें, एक तो मिस इन्फॉर्मेशन जिसको आप आगे तक पहुंचाते हैं, अपने साथ दूसरे लोगों का भी आप नुकसान करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, अब जिन चीज़ों की एहतियात बताई गई है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एक दफ़ा ज़रूर अपने घर का सर्वे कर लें। जहाँ कहीं पे भी आपको लगता है कि साफ पानी थोड़ा सा भी मौजूद है तो प्लीज़ उस पर एहतियात करें, पानी जमा मत होने दें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। फैशन के नित नए बदलते डिज़ाइन जिस पे हर कोई परेशान रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक अलमिया ये है कि हर कोई मुनफरिद नज़र आना चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि जो उसके पास है, उसकी वार्डरोब में चीज़ें हैं, वो बिल्कुल दूसरों से चेंज होनी चाहिए। आप इसको पॉसिबल कैसे बनाना है, आप किस तरह सबसे मुनफरिद नज़र आ सकते हैं, और फिर आपने ट्रेंड को भी फॉलो करना है, मौसम को भी देखना है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। और जब आप इन चीज़ों से हटकर कहीं ना कहीं नज़र आते हैं तो ऑब्वियसली आपको लगता है कि आप टाइम से बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये आपकी मुश्किल आसान बनाने की हम हमेशा से कोशिश करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान जो मौजूद हैं उनका मैं तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। फैशन क्रिटिक उसामा आलम ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम उसामा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज के टॉपिक की तरफ मैं आना चाहूँगी। ख़वातीन, वैसे तो मर्द हजरात भी ऑब्वियसली हम देखते हैं बहुत ज़्यादा अब कॉन्शियस हो चुके हैं, लेकिन मौसम के लिहाज से ड्रेसेस कैसे होने चाहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, आपने बहुत अच्छे भी लगना है, आपने कलर भी जो है वो चूज़ करने हैं, तो ये सब चीज़ें बारी बारी में आपसे जानना चाहूँगी। सबसे पहले हम आ जाते हैं, लॉन पहनना लोग अब बहुत ज़्यादा प्रेफर करने लग गए हैं। शिफॉन पे लोग पहले जाते थे, लेकिन अब चूँकि लॉन में आपके पास इस कदर वेराइटी आ चुकी है, ब्रांड्स पर आपके पास एम्ब्रॉयडर्ड लॉन बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो क्या लॉन में आप अच्छे दिख सकते हैं? बिल्कुल अच्छे दिख सकते हैं, और समर्स के लिहाज से तो ख़ास तौर पे आप अगर लाइट कलर्स पहने और मतलब कूल कलर्स पहने, फ्लोरल प्रिंट्स पहने, ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स पहने और उसको सही तरीके से कैरी करें, अगेन मैं वही बात करता हूँ हमेशा, तो वो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं एंड यू कैन लुक फैबुलस इन इट। अच्छा, कुछ मार्केट ट्रेंड अगर हम देखें, डिफरेंट ब्रांड्स पे अभी जो कपड़े अवेलेबल हैं उस पे लॉन पे आपको हैवी एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, तो मुझे सम टाइम लगता है कि वाकई इतनी गर्म मौसम में कैरी करना मुश्किल हो जाते हैं। जैसे आपके ऑर्गेन्जा टाइप दुपट्टे साथ हैं, कॉटन नेट के दुपट्टे साथ हैं बड़े बड़े, और फिर आप उसको सूट को कैरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है आपके लिए। देखिए, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मार्केट में और ब्रांड्स में आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गई हैं। अब फॉर इंस्टेंस आपका कोई डिनर का इवेंट है तो आप एम्ब्रॉयडर्ड लॉन कैरी कर सकते हैं अपने ऑर्गेन्जा या शिफॉन के दुपट्टे के साथ, लेकिन फॉर इंस्टेंस आपने अगर ऑफिस जाना है, ऑफिस तो आप एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक नहीं पहन सकते, या आप हाउस वाइफ हैं, या आपने घर में रहना है, या आपने घर के किसी इवेंट्स अटेंड करने हैं, छोटे मोटे लंचेस वगैरह, तो उसमें आप नॉर्मल अच्छे खूबसूरत प्रिंट्स पहन सकते हैं। इवन प्रिंट्स में आजकल इतनी वैरायटी है कि वो इस तरह डिज़ाइन हुए होते हैं कि वो आपको बहुत एक्सक्लूसिव और फॉर्मल लुक भी दे देते हैं। बिल्कुल। तो आप इवेंट पे डिपेंड करता है। फॉर इंस्टेंस आपका कोई शादी का इवेंट है, या जैसे आजकल छोटी गैदरिंग्स हो रही हैं, घर की रुखसतीज़ हो रही हैं, उसमें आप एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक या एम्ब्रॉयडर्ड लॉन टाइप की चीज़ें पहन सकते हैं। सही। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कुर्ताज आजकल बहुत इन नज़र आ रहे हैं, पेस्टल कलर में लड़कियाँ बहुत ज़्यादा चाहती हैं कि वो कुर्ताज पहने, कौन कौन से कलर आप सजेस्ट करना चाहेंगे? कुर्ता, सबसे पहली बात तो ये कि तो एट द एंड ऑफ द डे हमारा एक नेशनल ड्रेस है, ठीक है, और जब भी आप पहन लें आप इंतहाई खूबसूरत, whoever wears it looks amazing। मतलब इसमें वो नहीं है कि आपने पहना तो अच्छी नहीं लगी, मैंने पहना अच्छा लगा, वो इसमें कोई वो नहीं है, जो पहनेगा उसको अच्छा लगता है। कलर्स के लिहाज से एक तो वेदर, और आप अपना जिस दिन में जिस टाइम पे आप बाहर निकल रहे हैं उस टाइम का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। दिन के टाइम पे निकल रहे हैं, कुछ लाइट कलर्स, समर कलर्स, फॉर इंस्टेंस स्काई ब्लू या वाइट कलर में आप हमेशा खूबसूरत दिखते हैं। मैं हमेशा लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ, जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो वाइट कलर, वाइट के ब्लैक, बिल्कुल ऐसे ही, वाइट के ब्लैक, दिन में वाइट, रात को ब्लैक, बिल्कुल दो कलर्स। बिल्कुल। तो कुछ कलर्स, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं कि कलरफुल नजर आए, पेस्टल कलर जो है वो उसको लोग बहुत ज्यादा क्या चाहते हैं, मुझे बताइए, ग्रीन्स में लोग जा रहे हैं, येलोज में जा रहे हैं, ये कलर इन जा रहे हैं आजकल? बिल्कुल इन जा रहे हैं, बहुत मतलब समर कलर्स हैं, और दिन के तो बहुत स्मार्ट लगते हैं कलर्स। मतलब अब येलो इतना भी येलो ना हो कि बहुत ही चीखता हुआ येलो हो कि आपकी आंखों को पड़े, और अब लाइट येलो पहने, लेमन येलो पहन सकते हैं आप, पैरेट ग्रीन टाइप का कलर पहन सकते हैं, वो बहुत स्मार्ट लगता है। और इसके अलावा फिर स्काई ब्लूज हैं, वाइट्स हैं, ऑफ वाइट्स हैं, बेज, गोल्ड, ये सारी जो फैमिली शेड्स हैं ये बहुत खूबसूरत कलर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब कुछ ट्रेंड की मैं अगर बात करूं, कुर्ताज हम बात कर रहे हैं शॉर्ट लेंथ में, या फिर आपको उसकी लेंथ फुल रखनी है। अब मार्केट में अगर आप जाएं आपको हर जगह पर सब चीज़ें मिल रही हैं। अब एक जो मैंने बात की कि लड़कियां कहती हैं हम बिल्कुल अलग नजर आएं, बिल्कुल हमारा वो वाला स्टाइल होना चाहिए जो किसी और ने कैरी ना किया हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती चली जा रही हैं। आपको नहीं पता कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, शॉर्ट कुर्तियाँ चल रही हैं या फिर लेंथ में कुर्ताज चल रहे हैं, फिर हम देखते हैं बैगी कुर्ताज भी जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। ट्रेंड में है क्या असल में? ट्रेंड में असल में एक आजकल ये नया पर्सपेक्टिव ये है कि जी जो आपने पहन लिया है वो ट्रेंड है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ कुछ कभी कभार
फैशन जो है वो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। शुरू में लॉन्ग लेंथ आई थी तो लोगों के पाँव से भी आगे तक कुर्ते की लेंथ जा रही थी, फिर शॉर्ट लेंथ आई तो मिड थाई तक आ गई। तो इतना एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, आप नी लेंथ तक रखें उसको, जिसमें आप बैठते हुए भी आप एक डिसेंट लगे, आप एक रीजनेबल आपको एक पहना हुआ आउटफिट लगे, और नॉर्मल रूटीन में आपको ये ना हो कि आप फैशन आउट हुआ तो फिर आपने वो सारा अपना वार्डरोब चेंज करना है, फिर आपने शॉर्ट या लॉन्ग कुर्ताज या शर्ट्स बाय करनी है या स्टिच करवानी है। तो आप एक दरमियानी लेंथ रखें, आप नीज तक लेंथ रखें, ना ज़्यादा शॉर्ट है ना ज़्यादा लॉन्ग है, वो आपके हर उसमें जो है वो कैरी हो सकती है। बिल्कुल ऐसी, वो जो हम कहते हैं ना मियाना रवि आपको कभी भी इधर उधर खराब नहीं होने देती। तो जब आप दरमियान में रह के काम करेंगे तो फैशन ट्रेंड जो मर्जी आ जाए आपकी वार्डरोब उसी तरह से रहेगी। कट्स डिफरेंट होते हैं, इवन आप लॉन में भी देखते हैं कि आप कट्स जो हैं वो फ्रॉक्स भी पहने हैं, शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग भी हैं, फिर बहुत ज़्यादा हैवी घेरे में भी आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो ये मुझे बताइएगा, आप ये मौसम के लिहाज से ठीक लगते हैं? मौसम के लिहाज से बिल्कुल ठीक लगता है। फैशन इज़ ऑल अबाउट कट्स, फैशन इज़ ऑल अबाउट सिलुएट्स। आप उसको किस तरह डिज़ाइन करते हैं, आप उसको किस तरह कैरी करते हैं, इट्स ऑल अबाउट दैट। हमने फैशन स्कूल में जब पढ़ा था तो हमें सिर्फ और सिर्फ वुमेंस वेयर पढ़ाया गया था, मेंस वेयर नहीं पढ़ाया गया था। इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड मेंस वेयर नहीं पढ़ाया जाता, इसीलिए क्योंकि मेंस वेयर में कट्स नहीं है, बहुत लिमिटेड कट्स हैं, यू कैन जस्ट प्ले विद द कॉलर्स और विद द कलर्स। वुमेन्स वेयर में आप कट से, आप स्टाइल से बहुत खेल सकते हो, आप बहुत प्ले कर सकते हो। तो वुमेन्स वेयर में जितनी ऑप्शंस डिज़ाइनिंग के लिहाज से अवेलेबल हैं और प्लस उसको कैरी जैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि एक उसमें तो बहुत ज़्यादा आप एक वुमेन्स के कपड़ों में तो आप बहुत प्ले कर सकते हो। सही। अच्छा, मुझे हो गई या कुछ भी आपका फैब्रिक, बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे अब ये बताइएगा, हमारे पास प्रिंट्स भी अवेलेबल हैं, प्लेन भी अवेलेबल हैं, लाइंस और चेक्स के प्रिंट भी अवेलेबल हैं। आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा एलिगेंट लुक किस में आएगी? अगेन आई वुड से डिपेंडिंग ऑन द इवेंट, लेकिन अगर आप एक जनरल पर्सपेक्टिव लें तो मेरा ख्याल है कि प्लेन इज द बेस्ट थिंग। सही। बिकॉज फ्लोरल फिर वो होता है कि फ्लोरल आज है कल नहीं है, ठीक है। जैसे आजकल मेंस वेयर में फ्लोरल शर्ट्स बहुत इन है, ठीक है, फिर ये 2-4-6 महीने का स्पैन होगा, उसके बाद वो आउट ऑफ फैशन हो जाएंगी। सेम गोज फॉर द वुमेन्स वेयर। तो जितना आप प्लेन से प्ले कर सकते हैं, थोड़ी सी हल्की सी आप उसमें एम्ब्रॉयडरीज या उसमें आप लेस या कुछ इस टाइप की जो से प्ले कर सकते हैं, उसको आप बहुत एक मतलब एक एलिगेंट चीज निकल सकती है वो, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द प्रिंट। सही। मुझे ये बताइएगा, कपड़ों की सिलेक्शन करते हुए आपको अपना बॉडी स्ट्रक्चर का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? कुछ लोग बहुत ज़्यादा लीन होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है? देखिए जी, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी लोग होते हैं और जो बहुत ज़्यादा लीन लोग होते हैं, दोनों के लिए एक बेसिक बात तो ये है, थंब रूल ये है कि आपने इतना स्किन फिट नहीं पहनना, ठीक है। और क्योंकि उसमें एंड ऑफ द डे आपकी बॉडी विजिबल है, आपके कर्व्स विजिबल हैं, जो एक तो वैसे भी ठीक नहीं है और प्लस फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो एक मतलब मेंस में आप थोड़ा सा फिटिंग पहने तो बेहतर लगता है, वुमेन्स में इट शुड बी अ लिटिल बिट लूज, ताकि आपको बैठने उठने में कंफर्टेबल हो। और दूसरी चीज़ ये है कि कलर्स कभी कभार और प्रिंट्स जो है वो बहुत मैटर करते हैं आपकी बॉडी फिजिक के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि अपने कपड़े चूज करते वक्त अपना फिगर, अपनी बॉडी जरूर देखें और ये भी देखें कि आप उसको कैरी कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब आप कहते हैं ना कि आपको अच्छा लगना है, तो ये वो बेसिक रूल्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, कलर्स का, और इसके साथ साथ आप प्रिंट्स पे जा रहे हैं, प्लेन पे जा रहे हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। थैंक यू सो मच उसामा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे आपसे इजाज़त चाहिए, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है, वीकेंड है, खूब इंजॉय कीजिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।